अगर तुम एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, यू कैन नॉट स्किप द डेटाबेस। और ये वो टॉपिक है जिसमें आज भी काफ़ी वेब डेवलपर्स इंटरव्यूज़ में लड़खड़ाते हैं। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज की इस 2 घंटे की वीडियो में हम सीखेंगे MySQL डेटाबेस स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। इस वीडियो को देखने के बाद और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के बाद आई कैन गारंटी यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन एनी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। सिंपल शब्दों में कहूँ तो तुम किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट पे अपने हाथ आजमा सकते हो। तो अपनी स्पीड पर देखो, समझो और सीखो। सो वेलकम टू द स्क्रीन। MySQL की इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले हम डेटाबेस के थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, ताकि आगे जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, हमें बेहतर तरीके से समझ में आ सके, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, व्हाट इज़ डेटाबेस। आखिर डेटाबेस होता क्या है, करेक्ट। सो डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट दैट कैन ईजिली बी एक्सेस्ड। इन सिंपल टर्म्स ये कह सकते हैं कि डेटाबेस जो है वो एक काइंड ऑफ कलेक्शन है स्टोर्ड डेटा का। स्टोर डेटा मीन्स एक ऐसे फॉर्मेट में स्टोर डेटा को जिसको हम इजीली एक्सेस कर पाएँ, इजीली देख पाएँ, समझ पाएँ, रीड कर पाएँ, करेक्ट। अब यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हम जनरली 4 तरह के ऑपरेशन करते हैं। डेटाबेस ऑपरेशंस कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। इंसर्ट का मतलब ये कि हम डेटाबेस के अंदर कुछ डेटा स्टोर कर पा रहे हैं, कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट। सेलेक्ट का यहाँ पे ये मतलब कि जो डेटा स्टोर किया उसको हम रीड कर पाएँ, देख पाएँ। अपडेट का मतलब ये कि जो डेटा हम ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं, जो क्रिएट कर चुके हैं, उसको हम बाद में अपडेट कर पाएँ। और डिलीट का यहाँ पे मतलब ये कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा है उसको हम डिलीट कर पाएँ। अब ये सब ऑपरेशन हम परफॉर्म कैसे करेंगे MySQL के अंदर, राइट। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे SQL का। SQL मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL इज ए स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर डेटाबेस क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। इन सिंपल टर्म्स, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, डेटाबेस के जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो SQL क्वेरीज के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं DBMS पर। DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। In simple terms, DBMS is a software or tool that we use to manage our data. थोड़ा और आसान शब्दों में बताऊं तो एक तरीके का सॉफ्टवेयर होगा जिसको हम यूज़ करेंगे ये सभी SQL क्वेरीज को लिखने के लिए, ताकि हम वहाँ पर हमारा डेटा को क्रिएट कर पाएँ, रीड कर पाएँ, अपडेट कर पाएँ और डिलीट कर पाएँ। बेसिक सा एक सॉफ्टवेयर होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ DBMS। ये थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको थोड़ा समझना। अब टाइप ऑफ DBMS का मतलब ये कि जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वो जनरली 2 तरह के होते हैं। एक होता है NoSQL, इसको हम ये भी बोल सकते हैं नॉन रिलेशनल या फिर नॉट रिलेशनल, वॉटएवर। NoSQL के साथ हम जाते हैं। और दूसरा होता है रिलेशनल। इस वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस, ओके। रिलेशनल डेटाबेस में हम जनरली क्या करते हैं, जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में करते हैं। जैसे हम एक्सेल के अंदर स्टोर करते हैं ना, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, सिमिलर इन दैट फैशन, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? RDBMS। DBMS तो अभी हमने देखा ही था, रिलेशनल के लिए R यूज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, RDBMS, ठीक है। अब RDBMS के जनरली काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर एंड काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ओरेकल और भी काफ़ी सारे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे MySQL के साथ, ओके। डेटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे आखिर में आता है डेटा टाइप्स। A database data types refers to the format of data storage that can hold a distinct type or range of values. In simple terms, I believe अगर तुम एक प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो तो तुमको पता ही होगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आसान से आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जनरली हम जब डेटा बेस के अंदर डेटा स्टोर करते हैं तो किन तरीकों से कर सकते हैं, किस किस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड की तरफ देखो और समझो। कीबोर्ड में हम क्या स्टोर कर पा रहे हैं? हम A to Z, हमारे सामने जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको स्टोर कर पाएंगे। तो उनको स्टोर हम किस किस फॉर्म में कर सकते हैं? या तो कैरेक्टर में, सिंगल कैरेक्टर में, या फिर मल्टीपल कैरेक्टर में, राइट। तो यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो कैरेक्टर में भी होता है, वो स्ट्रिंग में भी होता है, यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में भी स्टोर होता है, नंबर्स में भी होता है, फ्लॉट वैल्यूज़ में भी होता है। फ्लॉट मीन्स डेसिमल वैल्यूज़। तो और भी काफ़ी सारे डेटा टाइप्स हैं यहाँ पर। अभी मैंने सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है कि डेटाबेस के अंदर हम किस किस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर पाएंगे। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तुम आसानी से समझ जाओगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आराम से बैठो और वीडियो को एंजॉय करो। इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं MySQL डेटाबेस के साथ। MySQL बोलें या फिर MySQL, दोनों एक ही बात है, कोई खास फर्क पड़ता है नहीं। जैसा तुमको सही लगे तुम बोल सकते हो।
अब माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ करने के लिए भी काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ ऑप्शन है, काफ़ी सारे तरीके हैं। उनमें से हम 2 तरीकों के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के अंदर एक के साथ कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें लिखना क्या है, हमें एसक्यूएल क्वेरीज को लिखना है। चाहे तुम किसी भी टूल को यूज करो, कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो जो पहला टूल है वो है MySQL वर्कबेंच, जिसको हम डाउनलोड करेंगे mysql.com से। इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस पर आने के बाद तुमको जो सेकंड मेन्यू दिख रहा है डाउनलोड्स, उस पर करना है क्लिक। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पे एक मेन्यू मिलेगा MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर तुम विंडोज़ पे हो तो MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे सामने 2 डाउनलोड बटन आ रहे हैं। फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दो और तुम्हारी वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। नहीं हुई डाउनलोड बिकॉज तुमको लॉगिन और साइनअप करने के लिए बोल रहा है, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे। ये बोल रहा है नीचे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, तो इस पर क्लिक कर दो, तुम्हारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इसके बाद की जो प्रोसेस है वो सिंपल सी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। उसके लिए तुम यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हो हाउ टू इंस्टॉल MySQL वर्कबेंच इन विंडोज़। आई बिलीव 4 से 5 मिनट की काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करो और इंस्टॉल कर लो। इसके बाद सेकंड टूल आता है PHP My Admin। अब PHP My Admin को कैसे एक्सेस करना है वो तो हम आगे देखेंगे इस वीडियो के अंदर, बट उससे पहले तुमको तुम्हारे सिस्टम के अंदर XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब XAMPP सर्वर को कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इस पूरे पार्ट को मैंने पिछले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं विद टाइम स्टैम्प उस पार्ट का लिंक डाल दूंगा, तो वो वीडियो देख लो, वो पार्ट देख लो, ताकि डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो अच्छे से समझ जाओ। इस वीडियो के अंदर मैं उसको कवर नहीं कर रहा बिकॉज एज यू नो वीडियो की लेंथ और बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं PHP My Admin को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, XAMPP कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मैं मैकबुक पर हूँ तो यहाँ पर इंटरफेस थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बट यूज़ करने का जो तरीका है PHP My Admin को वो दोनों जगह ही सेम रहेगा, ठीक है। XAMPP कंट्रोल पैनल को विंडोज़ पे किस तरह से इंस्टॉल करना है, मैं उसके लिए कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट लगा दूं। और पाथ तो जनरली विंडोज़ में होता है, C ड्राइव के अंदर ही XAMPP इंस्टॉल होता है। तो XAMPP फोल्डर के अंदर तुमको जाना है, वहाँ पर तुमको ये सॉफ्टवेयर का आइकन मिल जाएगा XAMPP कंट्रोल पैनल, या फिर स्टार्ट पे क्लिक करके सर्च कर लो XAMPP कंट्रोल पैनल, या फिर आई बिलीव डेस्कटॉप पे एक आइकन बन गया होगा, तो उस पर बस डबल क्लिक करो, इस तरह का ही कोई विंडो ओपन हो जाएगा। और वहाँ पर तुमको 2 टूल को इंस्टॉल स्टार्ट करना है। एक तो है अपाचे और दूसरा है MySQL डेटाबेस। उन दोनों को स्टार्ट कर दोगे तो जब तक वो दोनों ग्रीन नहीं हो जाते तब तक तुमको वेट करना है। मतलब ग्रीन होने का मतलब ये कि अपाचे और MySQL स्टार्ट हो चुके हैं, अब हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अभी देखो मैक में क्या आ रहा है, रनिंग आ रहा है। आई बिलीव विंडोज़ में भी रनिंग ही आ रहा होगा, ठीक है। इसको अब कर देना है मिनिमाइज। इसका काम बस इतना ही था कि हमने सर्वर स्टार्ट कर लिया और MySQL को भी स्टार्ट कर लिया। अब इसको मिनिमाइज कर दो और ब्राउज़र पर आके तुम एक लिखो एड्रेस बार में लोकल होस्ट, बस इतना ही लिखना है। लोकल होस्ट जैसे ही लिखोगे तो तुम अपाचे के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पर तुमको हेडर के अंदर मेन्यू मिलेगा PHP My Admin। इस पर तुम जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम अब कहाँ आ चुके हो, PHP My Admin के इंटरफेस पे आ चुके हो। अब हम देखते हैं PHP My Admin का एक छोटा सा मैं तुमको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद हम रियल में SQL क्वेरीज को किस तरह से लिखना होता है उस तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने साइड बार को मिनिमाइज किया, ये साइड बार जनरली डेटाबेस की लिस्ट को कंटेन रखती है जो भी तुम्हारे लोकल होस्ट के अंदर डेटाबेस क्रिएटेड होता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन तुमको मिल रहा है डेटाबेसेस। डेटाबेसेस पे जैसे क्लिक करोगे तो लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस आ गए तुम्हारे सामने, जो कि तुम्हारे इस पर्टिकुलर लोकल होस्ट के अंदर स्टोर्ड है। दूसरा टैब है SQL का। इस SQL टैब को हम सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हैं बिकॉज एंड ऑफ द डे हम SQL क्वेरीज को लिखेंगे तो वो हम यहीं पर एग्जीक्यूट करेंगे। स्टेटस, यूजर अकाउंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सब की जब जब जरूरत पड़ेगी मैं तब ही तुमको बताऊंगा, बिकॉज अभी अगर बता दूंगा तो कोई खास समझ में आएगा नहीं। अब सबसे पहले तो क्या करते हैं, मैं एक बार साइड बार को ओपन करता हूँ और होम वाले आइकन पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर देखो मैंने फॉन्ट साइज को 120 किया हुआ है। डिफॉल्ट आई बिलीव 82 होता है, 80 या 82 ऐसा कुछ होता है, तो तुम अपने लेवल पर चेंज कर सकते हो। मैं इसको अभी के लिए वापस 120 कर देता हूँ ताकि वीडियो के अंदर जो फॉन्ट साइज की क्वालिटी है थोड़ा बड़ा दिखे, ताकि तुमको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो इसका फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। आई बिलीव थोड़ा बहुत ही टाइम लेगा, रीलोड हो रहा है, ठीक है। फॉन्ट साइज वापस इंक्रीज हो गया। अब मैं डेटाबेसेस पे आऊँगा और यहाँ पर एक डमी डेटाबेस बना रहा हूँ अभी के लिए, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है ना, ये PHP My Admin हो या फिर MySQL वर्कबेंच, ये एक ऐसे टूल है जो कि यूजर एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर देते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर तुमको देखा जाए तो SQL क्वेरीज भी लिखने की जरूरत नहीं है। तुम बस इस फील्ड के अंदर डेटाबेस का नाम डालो। फॉर एग्जांपल मैंने डाला टेस्ट DB
और क्रिएट पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो डेटाबेस बन चुका है। ये देखो हम किसके अंदर आ चुके हैं, लोकल होस्ट के अंदर, टेस्ट डीबी के अंदर आ चुके हैं। मैंने एसक्यूएल नहीं लिखी, मैंने बस फील्ड के अंदर नाम डाला और गो पे क्लिक किया तो डेटाबेस बन गया। समझ पा रहे हो? तो ये एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि तुम बस वैल्यूज ऐड करो, बटन्स पे क्लिक करो, तुम्हारा काम हो जाता है। बट हम वो काम नहीं करने वाले, ठीक है। PHP माई एडमिन और MySQL वर्कबेंच हमें ये फैसिलिटी देता है कि तुम कर पाओ। बट एंड ऑफ द डे जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे, वहां पे तो हमें क्वेरीज को लिखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमारी स्ट्रॉन्ग कमांड होना बहुत ज़रूरी है एसक्यूएल क्वेरीज पे। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए MySQL क्वेरीज के, ठीक है। अब देखो MySQL क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी, इनमें कंफ्यूज मत होना। एंड ऑफ द डे क्वेरीज हमेशा एसक्यूएल क्वेरी ही होंगी, MySQL बस डेटाबेस है, ठीक है। अगर ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को वापस स्टार्ट में जाओ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं DBMS, MySQL, RDBMS, डेटा टाइप्स, उनको समझो, उसके बाद यहाँ पर वापस आ जाओ। अब हम एसक्यूएल क्वेरीज के साथ स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेटाबेस क्रिएशन के साथ। अभी थोड़ी देर पहले हमने यूजर इंटरफेस के थ्रू डेटाबेस कैसे बनता है वो देख लिया था। अब एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू डेटाबेस कैसे बनता है वो देखते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड होती है, एक चीज पे गौर करना, मैं एसक्यूएल टैब पे आ चुका हूं, ठीक है। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस। सजेशन आते रहते हैं, ठीक है। PHP माई एडमिन है तो फायदा है थोड़ा बहुत यूज करने का। क्रिएट डेटाबेस पहले मैंने कैपिटल्स में लिखा, अब मैं स्मॉल में लिख रहा हूं, तो इसका कोई खास फर्क पड़ता है नहीं, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये जो क्रिएट का C है इसको कैपिटल कर दूं, डेटाबेस का जो D है इसको कैपिटल कर दूं। मतलब ये एसक्यूएल जो है ना वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तुम चाहो तो कैपिटल में लिखो, चाहो तो स्मॉल में लिखो, कोई खास फर्क पड़ता है नहीं। तो सिंटेक्स क्या है डेटाबेस को क्रिएट करने का, क्रिएट डेटाबेस DB डेटाबेस नेम। अब यहाँ पे डेटाबेस नेम हमारा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं रख देता हूँ MyDB और सेमीकॉलन। सेमीकॉलन लगाओगे तो भी चल जाएगा, नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, अभी के लिए मैं चलने देता हूँ, ठीक है। और मैं करता हूँ गो पे क्लिक, राइट बॉटम पे मैंने गो पे क्लिक किया तो ये देखो क्या बोल रहा है, MySQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट 0। इस मैसेज पे मत जाओ। हाँ, अगर ये ग्रीन में आ गया ना इसका मतलब ये कि हमारी एसक्यूएल क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली चल चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एसक्यूएल पे जाता हूँ और यहाँ पे अगेन सेम क्वेरी लिखता हूँ, क्रिएट डेटाबेस और MyDB, सेम डेटाबेस का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैंने किया गो पे क्लिक तो ये देखो नीचे एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कांट क्रिएट डेटाबेस MyDB ऑलरेडी डेटाबेस एग्जिस्ट। मतलब ये कि PHP माई एडमिन के अंदर, चाहे PHP माई एडमिन में तुम हो चाहे MySQL वर्कबेंच में क्यों ना हो, अगर एक डेटाबेस का नाम हमने यूज कर चुके हैं तो सेम नाम से हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। अगर तुमको कोई और डेटाबेस बनाना है तो तुमको कोई और नाम देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये डुप्लीकेट नाम नहीं हो सकते। तो अभी हमने क्या बना लिया, एक डेटाबेस बना लिया। अब डेटाबेस को देखेंगे कहाँ पे, डेटाबेस टैब में जाएंगे और यहाँ पे आके सर्च कर लेते हैं, कंट्रोल F करके MyDB, ये रहा MyDB, इस पर क्लिक करो, इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो ऊपर हेडर में दिख रहा है ना, लोकल होस्ट सर्वर और डेटाबेस MyDB सेलेक्टेड है। अब यहाँ से हम आगे नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। डेटाबेस हम बना चुके, यहाँ पे मैं डेटाबेस को डिलीट करने की क्वेरी लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉप डेटाबेस स्पेस MyDB, दैट्स इट। ड्रॉप क्या करेगा, डेटाबेस को डिलीट कर देगा। मैं जैसे ही गो पे क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ पे आ चुका हूँ कहीं पे भी नहीं हूँ, मैं वहीं पे हूँ। बट रीलोड करता हूँ मैं अगर पेज को तो देखो मैं लोकल होस्ट पे आ गया, डेटाबेस पे मैंने क्लिक किया। अब वापस कंट्रोल F करके देखेंगे कि डेटाबेस मिलता है नहीं, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अब मैं कंट्रोल F किया, MyDB मैंने सर्च किया तो देखो यहाँ पे 0 ही दिख रहा है, डेटाबेस इज गॉन, कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। तो हमने क्या देख लिया, डेटाबेस को क्रिएट करने का काम, डेटाबेस को डिलीट करने का काम। बहुत छोटी छोटी क्वेरीज हैं, चाहो तो अपने लेवल पर लिख के रख लो कहीं पे और चाहो तो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, इट्स अप टू यू। तो डेटाबेस तो मैंने वापस बना लिया है। अब हम मूव करते हैं टेबल्स पर। टेबल्स जनरली रिलेशनल डेटाबेस में कॉम्बिनेशन होती है रोज एंड कॉलम्स का, और उसी में हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, सिमिलर टू एक्सेल, राइट। अब टेबल्स में हम कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल को सबसे पहले तो क्रिएट करना होता है, देन उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं और कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। सभी की क्वेरीज वन बाय वन देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एसक्यूएल टैब पे आ जाते हैं। सबसे पहले टेबल को क्रिएट करने का काम करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए कमांड होती है क्रिएट टेबल देन टेबल नेम। अब यहाँ पर हम टेबल नेम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। उसके बाद करो एंटर, एंटर हिट करो चाहे मत करो वो तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद होगा ब्रैकेट स्टार्ट करो एंड क्लोज करो, सेमीकोलन लगा दो,
ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर आ जाना तुम्हें। इस ब्रैकेट के अंदर आके हमें कॉलम्स डिफाइन करने हैं। कॉलम्स इन द सेंस कि उन स्टूडेंट्स का क्या डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ स्टूडेंट का नेम, तो मैंने लिया नेम, कॉमा लगाऊंगा। मैं स्टूडेंट का फादर नेम भी लेना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया फादर नेम। चाहो तो एंटर हिट करके नेक्स्ट लाइन पे भी ला सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मुझे चाहिए उसकी सिटी, तो कॉमा लगा के सिटी लिख दिया। देन मुझे चाहिए उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए, चलो अभी के लिए इतना ही बहुत है। अब इतने से काम होगा नहीं। यहाँ पे देखो क्रॉस भी आ रहा है रेड में, इसका मतलब इस टेबल में कुछ ना कुछ एरर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि डेटाबेस के अंदर हम जब डेटा स्टोर करते हैं तो हमें डेटा टाइप्स का भी ध्यान रखना होता है कि किस टाइप का डेटा स्टोर होने जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जब टेबल्स डिफाइन करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, तो हमें उन कॉलम्स का डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या डेटा जाने वाला है, किस टाइप का डेटा जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेम है, तो नेम के अंदर हमें पता है कि अल्फ़ाबेट से जाएंगे, तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। तो स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए यहाँ पर डेटा टाइप होता है var char, CHAR। ब्रैकेट स्टार्ट करो और एंड करो, और उसके बाद यहाँ पर लेंथ डिफाइन कर दो 255। मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर 255 कैरेक्टर जा सकते हैं, ठीक है। तो नेम के अंदर हम क्या डालेंगे, डेटा टाइप हमने क्या डिफाइन किया, var char। सिमिलर फादर नेम में भी हम सेम कर देते हैं, सिटी में भी सिमिलर कर देते हैं, बट उसकी लेंथ जो है मैं इस केस में 50 रखना चाहता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या वेर कर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, हमारा काम तो हो ही जाएगा। बट मैं वेर कर नहीं रखूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे स्पेशल डेटा टाइप होता है जो कि है डेट, ठीक है, उसको यूज़ करूँगा। बस हमारा डेटा टाइप डिफाइन हो गए सारों कॉलम्स के। अभी जो नीचे गो का बटन दिख रहा है राइट साइड में बॉटम में, गो पे क्लिक करो और टेबल हमारी रेडी है। MyDB पे क्लिक करो और यहाँ पे तुमको ये टेबल का नाम दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करो तो ये चारों कॉलम दिख रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर पे जाओ, जो सेकंड टैब है, स्ट्रक्चर पे क्लिक करने पे अब ये देखो यहाँ पे टाइप भी दिखा रहा है। टाइप क्या था, var char, वेर केयर वॉट एवर, फादर नेम var char, सिटी var char 50 और डेट ऑफ बर्थ डेट, राइट। अब अगर हमें इसी टेबल का नेम चेंज करना है, मतलब रीनेम करना है, तो सिंपली SQL टैब में आएंगे और कमांड लिखेंगे। कमांड यार मेरे मुंह से बार बार कमांड ही निकलता है, जनरली तो क्वेरी होती है, ठीक है। रीनेम टेबल, विच टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारा स्टूडेंट्स, टू न्यू नेम, न्यू नेम हमारा क्या होगा, न्यू नेम होगा फॉर एग्जांपल क्लास स्टूडेंट्स कर देते हैं, क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। अब करते हैं गो पे क्लिक। जैसे ही गो पे क्लिक किया तो देखो ऊपर देखो क्लास स्टूडेंट्स बन चुका है। MyDB के अंदर भी जाके देख लो क्लास स्टूडेंट्स आ रहा है। स्ट्रक्चर पे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, स्ट्रक्चर जैसा था वैसा का वैसा है, बस क्लास नेम चेंज हो चुका है। बट ये रिलेवेंट नहीं है तो मैं इसको वापस अंडू कर दूंगा, वापस रीनेम को यूज़ करूंगा। रीनेम इस बार आएगा क्लास स्टूडेंट्स, सॉरी रीनेम के बाद आएगा टेबल, राइट, टेबल क्लास स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स, सिंपल, ठीक है। और गो पे मैंने किया क्लिक तो टेबल हमारी वापस स्टूडेंट्स बन चुकी है। तो सिंपल सा था रीनेम। अब इसके बाद कल को हम मान लो टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, जो कि जनरली होता नहीं है, बट कमांड तो हमें देखनी पड़ेगी। तो टेबल को डिलीट करने की कमांड होती है ड्रॉप टेबल देन टेबल नेम। हमारा टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स, सिंपल। अब जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा ना, गो पे क्लिक करूंगा तो ये टेबल डिलीट हो जाएगी, जो कि मैं करने वाला हूँ नहीं, मैं सिर्फ तुमको दिखाना चाहता था, ठीक है। अदरवाइज यार मुझे फिर से वो क्रिएट वाली क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो टेबल भी हमारी डिलीट हो जाएगी इस क्वेरी से। इसको तुम जनरली तब यूज़ कर सकते हो जब अगर तुम कोई टेम्पररी टेबल बनाते हो तुम्हारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो हमने देख लिया ड्रॉप टेबल भी। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं अल्टर टेबल। अल्टर टेबल में कई बार हमें क्या होता है ना कि टेबल के अंदर कुछ कॉलम मिसिंग हो जाता है, मतलब हम बनाना भूल जाते हैं, तो हमें एक नया कॉलम ऐड करना होता है, या जो कॉलम एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने होते हैं, या किसी कॉलम को डिलीट करना पड़ता है, ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो वो सारे ऑपरेशंस देखते हैं। तो ऑपरेशन सबसे पहला देखते हैं नया कॉलम क्रिएट करने का। तो उसकी SQL क्वेरी होगी अल्टर टेबल, टेबल नेम था स्टूडेंट्स। ये जो तीनों वर्ड लिखे ना ये फिक्स हैं अल्टर के लिए। अब आगे जो मैं लिखूंगा वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द एक्शन। मैं एंटर हिट करूंगा, चाहता तो कंटिन्यू भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अब क्या करूंगा, मुझे नया कॉलम ऐड करना है, तो मुझे क्या लिखना है, ऐड, मेक श्योर ऐड, मुझे नया कॉलम ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, कॉलम ऐड क्लास नेम कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्लास नेम कॉलम हो गया। डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा, var char, और लेंथ 255, दैट्स इट। अब जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूंगा तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। ऊपर टेबल आ रहा है, टेबल पे मैंने जैसे क्लिक किया तो देखो 5 कॉलम आ गया, क्लास नेम। स्ट्रक्चर पे जाके देख लो var char 255, राइट। वापस SQL टैब में जाते हैं। अब SQL टैब देखो, कंफ्यूज मत होना, मैं अभी टेबल के अंदर हूँ और यहाँ पे स्ट्रक्चर और SQL टैब आ रहा है। अगर मैं डेटाबेस पे होता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रक्चर तो आता ही है और डायरेक्ट SQL टैब आता है।
तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत चले जाना, ठीक है। एसक्यूएल टैब कॉमन ही होता है, तुम जहाँ चाहो वहाँ क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है। हमने कॉलम ऐड कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी कॉलम को डिलीट करना है, चलो डिलीट के लिए भी देख लेते हैं। तो फिक्स है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, इतना स्टेटमेंट तो फिक्स था। अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ड्रॉप। ड्रॉप क्या करना है मुझे, फॉर एग्जांपल एक कॉलम को ड्रॉप करना है, तो मैं यही वाला कॉलम ड्रॉप कर देता हूँ जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया, क्लास नेम। गो पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है कि भाई डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। ओके, एग्जीक्यूट कर दो, एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैंने किया MySQL पे डिलीट क्लिक, टेबल पे क्लिक, तो देखो डेट ऑफ बर्थ लास्ट कॉलम है, मतलब जो हमारा क्लास नेम वाला कॉलम था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। हमने 2 ऑपरेशन देख लिए अल्टर के। अब तीसरा ऑपरेशन देखते हैं। मैं वापस स्ट्रक्चर पे आता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे देखो सिटी का जो डेटा टाइप है वो तो वारकेर है और उसकी लेंथ जो है वो 50 है। मैं ये लेंथ 50 ना रख के 255 करना चाहता हूँ। तो एक तरीके से मुझे उस एग्जिस्टिंग कॉलम में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए क्या कमांड होगी, सेम ऑल्टर टेबल, टेबल नेम फिक्स था। अब मैं लिखूंगा मॉडिफाई। ये समझ पा रहे हो, मतलब ये सिंपल सी इंग्लिश वाली क्वेरीज है जो कि हम जनरल इंग्लिश बोलते हैं ना, उसी तरीके से। तो मॉडिफाई टेबल, मॉडिफाई कॉलम, राइट, मॉडिफाई कॉलम। कॉलम का नेम क्या था, सिटी, सिटी था, ठीक है। अब तुमको क्या मॉडिफाई करना है, डेटा टाइप ही तो उसका चेंज करना है, सॉरी डेटा टाइप की लेंथ चेंज करनी है। अभी क्या था, वार केयर कर दूंगा और बस लेंथ डाल दो उसकी ब्रैकेट में जितनी भी तुमको करनी है। गो पे जैसे ही क्लिक किया तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। वापस स्ट्रक्चर पे जाके देख लेते हैं। ये देखो सिटी की क्या लेंथ हो गई, 255। तो हमने 3 ऑपरेशन करके देख लिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है, ये तुमको फादर नेम के बाद चाहिए, मतलब किसी कॉलम की अगर पोजीशन चेंज करनी हो तो वो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। अगेन मॉडिफिकेशन ही करना है तो सेम क्वेरी लिखेंगे हम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। मॉडिफाई की तो करना है पोजीशन को, तो मॉडिफाई। इस बार क्या मॉडिफाई करना है, कॉलम को ही मॉडिफाई करना है, तो कॉलम मॉडिफाई कॉलम। डेट ऑफ बर्थ वाले को करना था, राइट, डेट ऑफ बर्थ। डेटा टाइप उसका डिफाइन करेंगे, डेट था। और आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर फादर नेम। सिंपल सी इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम, डेटा टाइप डिफाइन किया, आफ्टर फादर नेम। गो पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। स्टूडेंट्स पे जाके देखते हैं स्ट्रक्चर में, तो ये देखो डेट ऑफ बर्थ किसके बाद आ गया, फादर नेम के बाद, और सिटी ऑटोमेटिक नेक्स्ट चला गया। डिफॉल्ट जो हम ऑल्टर करते हैं वो ऑटोमेटिकली जस्ट बिल्कुल एंड में कॉलम को ऐड करता है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक कॉलम के बाद ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मान लो मुझे नेम के या फादर नेम के बाद में सिटी तो नहीं, सिटी तुम्हारा है, फॉर एग्जांपल मदर नेम और ऐड करना है, तो मैं एसक्यूएल पे आऊँगा और सेम क्वेरी लिखूंगा, वही अभी थोड़ी देर पहले जो लिखी थी, ऑल्टर टेबल देन टेबल नेम। क्या करना है, कॉलम ऐड करना है, तो ऐड कॉलम। कॉलम का नाम क्या रखना है, फॉर एग्जांपल मदर नेम, मदर नेम। डेटा टाइप डिफाइन करोगे, वारकेर, लेंथ डिफाइन कर दो 255। इस बार किसके बाद रखना था, आफ्टर फादर नेम। अभी थोड़ी देर पहले मॉडिफाई किया था, जो एग्जिस्टिंग कॉलम की पोजीशन चेंज की थी। अब हम नया कॉलम बना रहे हैं एक कॉलम के बाद में, किसी पर्टिकुलर कॉलम के बाद में, आई मीन। गो पे क्लिक करते हैं, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो ये देखो मदर नेम आ गया, किसके बाद, फादर नेम के बाद में। तो ये बेसिक सी क्वेरीज थी टेबल से रिलेटेड। इनको हाथ से निकाल लेना, बिकॉज जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और मेक श्योर अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो नीचे कॉमेंट्स में भी लिख के बताओ कि हाँ तुम इस पर्टिकुलर पार्ट पे हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो। और अगर एक रिव्यू देना चाहो पॉजिटिव सा, जो कि दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सके, तो वो भी लिख दो। अब हम देखते हैं डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट किस तरह से किया जाता है, उसकी क्या क्वेरी रहती है। बट उससे पहले मैंने स्टूडेंट्स टेबल को डिलीट कर दिया और एक नया स्ट्रक्चर डिफाइन किया। इसके अंदर मैंने स्टूडेंट आईडी लिया जिसका डेटा टाइप इंट है। इंट क्यों लिया, बिकॉज मुझे यहाँ पे नंबर स्टोर करना है। स्टूडेंट नेम लिया है। इस बार स्टूडेंट नेम क्यों लिया, बिकॉज फादर नेम को मैं अलग से रखना चाहता हूँ और कहीं ना कहीं नेम थोड़ा सा ऑड लगता है, पता नहीं चलता किसका नेम आएगा, राइट। तो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज मैंने आगे प्रीफिक्स यूज किया, स्टूडेंट नेम। फादर नेम सही चल रहा है। मार्क्स मैंने यहाँ पे एक नया की ले रहा हूँ और उसका डेटा टाइप मैं फ्लॉट ले रहा हूँ, ठीक है। फ्लॉट मीन्स जहाँ पर डेसिमल वैल्यूज जा सकती हैं। और मैंने इसको लेंथ डिफाइन किया 10,2। 10,2 क्यों किया, मतलब ये कि डेसिमल वैल्यूज क्या होती है, 2 पार्ट में होती है ना, डेसिमल के लेफ्ट में कुछ होता है, राइट में कुछ होता है। तो मतलब ये कि डेसिमल के लेफ्ट में मैक्स टू मैक्स 10 डिजिट आ सकती हैं, ठीक है, 10 डिजिट, और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, ठीक है। अभी यहाँ पे ये 10 तो नहीं, 6 हुई है और ये 10, तो एक तरह से मैक्सिमम इस लेंथ की वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ हमने देखा ही था, डेटा टाइप डेट। इसको मैं कर देता हूँ गो, तो क्वेरी हमारी हिट हो गई, हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है स्टूडेंट्स।
अब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर हम डेटा किस तरह से क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। तो मैं किस पे जाऊँगा, एसक्यूएल टैब पे, और क्वेरी क्या लिखूँगा, कुछ इस तरह से क्वेरी होगी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम हमारा क्या है, स्टूडेंट्स, राइट, स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या करना है, हमें डिफाइन करना है कॉलम्स को। तो कॉलम हम क्या डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर, मतलब वो कॉलम्स जिनके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करनी है। तो कॉलम, सबसे पहला कॉलम क्या था, स्टूडेंट आईडी, देन दूसरा कॉलम क्या था, स्टूडेंट नेम, तीसरा कॉलम था फादर नेम, देन मार्क्स, देन डेट ऑफ बर्थ। तो ये हमने कॉलम्स डिफाइन कर दिए। उसके बाद हमें लिखना है वैल्यूज़, और वैल्यूज़ को अंदर हम फिर से ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करेंगे, और इसके अंदर आके हम वो वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट आईडी में पास कर देता हूँ 1, डायरेक्ट 1 करूँगा, बिकॉज हमें स्टूडेंट आईडी के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज उसका डेटा टाइप क्या था, इंट। उसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, स्टूडेंट नेम, तो जिसको हम एज ए स्ट्रिंग पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम पास कर देता हूँ जतिन, इसको स्मॉल लेटर में कर देते हैं जतिन, ठीक है, कॉमा लगा के। थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, फादर नेम। फादर नेम के अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ महेश, कुछ भी लिखो, 255 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं ना, महेश कुमार। जतिन को चाहो तो जतिन कुमार कर दो, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फोर्थ आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है, फोर्थ आर्ग्यूमेंट है हमारा मार्क्स। तो मार्क्स किस टाइप का था, फ्लोट टाइप का, तो उसको मैं फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू रख देता हूँ 78.35, देन कॉमा। उसके बाद क्या है, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आएगा डबल कोटेशन के अंदर, और यहाँ पे जो फॉर्मेट जाता है वो कुछ इस तरह का जाता है। देखो, सबसे पहले तो आता है ईयर, देन हाइफन, देन आता है मंथ सितंबर, देन आता है डेट, फॉर एग्जांपल 10। तो इस तरह के इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या हुई, 10 सितंबर 1997, ईयर, मंथ और डेट, लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। क्वेरी बस इतनी है। इसको अगर ब्रेक डाउन करना है तो कुछ इस तरह से कर सकते हो, एंटर यहाँ हिट कर दो, देन वैल्यूज़ के बाद भी एक एंटर हिट कर दो, सिंपल सा, तुमको आई बिलीव विजिबल होगा, राइट। अब मैं इसको करता हूँ हिट, गो पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। स्टूडेंट्स पे जाते हैं तो ये देखो एक एंट्री क्रिएट हो गई। आईडी क्या थी, जतिन, सॉरी आईडी 1, स्टूडेंट नेम है जतिन कुमार, फादर नेम है महेश कुमार, और मार्क्स में 78, और डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ। इसी तरह से अगर तुमको नई एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो फिर से हम किस में जाएंगे, एसक्यूएल में, फिर से क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल क्या था हमारे स्टूडेंट्स, फिर से कॉलम्स को डिफाइन करेंगे, स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी करने के बाद पहले लिखता हूँ फादर नेम और उसके बाद लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है कॉलम्स का, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो तुमने डिफाइन किया है, जो स्ट्रक्चर है कि पहले स्टूडेंट नेम था फिर फादर नेम था, इंसर्शन की क्वेरी में ज़रूरी नहीं है कि सेम सीक्वेंस में तुम वो कॉलम्स को डिफाइन करो, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया मार्क्स, फिर मैंने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। अब इसके बाद वैल्यूज़ आएगी, तो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना कि अब जब तुम वैल्यूज़ यहाँ पे लिखने जा रहे हो, मैंने लिखा 2, फिर मैंने कॉमा लगा के दूसरा आर्ग्यूमेंट पास किया, दूसरी वैल्यू क्या थी, फादर नेम है, तो मुझे अब यहाँ पे फादर नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ इस बार मनोज, कुछ भी, ठीक है। तो ये मनोज जो है ना, ये फादर नेम में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि तुमने जो इंसर्शन की क्वेरी में सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या रखा है, फादर नेम रखा है, ठीक है। और थर्ड आर्ग्यूमेंट है हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट में मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ राकेश, ठीक है। फोर्थ आर्ग्यूमेंट हमारा अगेन मार्क्स, तो इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 59। अभी के लिए मैं सिर्फ 59 कर रहा हूँ, ठीक है, डेसिमल मैंने नहीं लगाया, समझना इस चीज़ को। डेट ऑफ बर्थ में मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1998 10th of अक्टूबर, ठीक है, सेमीकोलन, देन गो। तो जैसे ही गो पे क्लिक किया क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब ब्राउज पे मैं क्लिक करके डेटा देख सकता हूँ। तो ये देखो स्टूडेंट नेम में राकेश आ गया, फादर नेम में मनोज आया, जो कि अपनी जगह बिल्कुल सही आया। बट इंसर्शन के टाइम, इंसर्ट की क्वेरी में हम कॉलम्स को आगे पीछे कर सकते हैं, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट मेक श्योर कि वैल्यूज़ भी फिर उसी सीक्वेंस में पास करना। मार्क्स में 59.00 ऑटोमेटिक आ चुका है। क्यों ऑटोमेटिक आया, बिकॉज हमने डेसिमल के बाद कुछ डिफाइन नहीं किया, तो डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक डेसिमल के बाद 00 उठा लेता है, और डेट ऑफ बर्थ अपने आप उस फॉर्मेट में आ ही गया जो फॉर्मेट हमने डाला था। तो अभी तो हम क्या कर पा रहे हैं, एक एक एंट्री क्रिएट कर पा रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी होता कि बार बार एंट्री क्रिएट करेगा। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो क्या 50 बार क्वेरी थोड़ी ना लिखेंगे। तो वो काम कैसे हो सकता है कि मतलब एक ही क्वेरी के थ्रू हम n नंबर ऑफ एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्रीज कैसे कर सकते हैं। उसकी क्वेरी देखो, क्वेरी बिल्कुल सेम है बट थोड़ा सा चेंज होगा। तो चेंज क्या होगा वो देखो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट्स था। अब यहाँ पर तुमको क्या करना है, कॉलम्स को डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहला हमारा कॉलम क्या था, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। तीसरा कॉलम था हमारा क्या था, भूल जाता हूँ मैं, फादर नेम। अब मान लो सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास मार्क्स भी नहीं है और डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो मुझे डिफाइन नहीं करना, ठीक है। उनके अंदर देखना क्या जाता है। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ के अंदर आके फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया और क्लोज किया, और यहाँ पे अंदर आके मुझे सेम वैल्यूज़ पास करनी है।
आईडी में मैंने लिख दिया 3, स्टूडेंट नेम में मैं लिख देता हूँ इस बार फॉर एग्जांपल एक तो यार नाम भी याद नहीं रहते लोगों के, जॉन। फादर नेम में मैं कर देता हूँ स्मिथ। अब अगर मैं इसको हिट कर दूंगा तो अगेन एक एंट्री हो जाएगी क्रिएट विद स्टूडेंट आईडी 3, बट हमारा टारगेट ये नहीं है। हमारा टारगेट है कि एक ही बार में मल्टीपल एंट्रीज क्रिएट हो जाए, राइट। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यूज़ है इसको जो पहली वैल्यू थी उसको मैं करूँगा कॉपी, इसके बाद लगाऊंगा ब्रैकेट, जहाँ पे हमारी पहली रो क्रिएट हो रही है ना उसके बाद मैंने लगाया कॉमा, एंटर हिट किया और मैंने सेम स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर दिया। आईडी चेंज कर दूंगा 4 से, नाम मैं चेंज कर दूंगा, फॉर एग्जांपल जॉय कर दिया इसका मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल डॉन, ठीक है। तो एक तरह से 2 रोज क्रिएट हो रही है, सेमीकोलन पड़ा रहने देते हैं। अब तुम चाहो तो 40 रोज क्रिएट कर लो यहाँ पे कॉमा लगा लगा के, ठीक है। अभी के लिए मैं इसी को एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूँगा तो कुछ एरर आ गई। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अननोन कॉलम स्टूडेंट्स आईडी, तो टाइप मिस्टेक हो गया ना, स्टूडेंट आईडी था ना कि स्टूडेंट्स आईडी, राइट। गो पे मैंने क्लिक किया तो इस बार हमारी क्वेरी चल गई। ब्राउज पे मैं क्लिक किया तो देखो 2 रो और आ गई, स्टूडेंट आईडी 3 एंड स्टूडेंट आईडी 4। अब देखो मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ मैंने डिफाइन नहीं किया तो इसने ऑटोमेटिक उनके अंदर नल पास कर दिया। समझ पा रहे हो? तो हमने इंसर्ट क्वेरी भी देख लिया, उसको वेरिएंट भी देख लिया, सिंगल एंट्री कैसे क्रिएट होती है और मल्टीपल एंट्रीज कैसे क्रिएट होती है। अब हम देखते हैं सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी का काम होता है डेटाबेस में जो डेटा स्टोर्ड है उसको लेकर आना और यूजर के सामने रख देना। एंड आई बिलीव सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ या फिर कह सकते हैं वेरिएंट्स सेलेक्ट क्वेरी के अंदर ही होते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक के साथ कि सेलेक्ट क्वेरी किस तरह से लिखी जाती है और धीरे धीरे इसमें ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट क्वेरी को लिखने का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। बेसिक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट करके लाओ, स्टार का मतलब ये कि उस टेबल के अंदर से सारे कॉलम्स को लेके आ जाओ, एक को भी मत छोड़ो। फ्रॉम टेबल नेम, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल नेम को रिप्लेस कर देना है स्टूडेंट से, नथिंग एल्स। इतनी सी क्वेरी है बस। अब इसको मैं जैसे ही गो पे क्लिक करूँगा तो ये देखो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ गए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, राइट। मतलब कुछ भी डेटा उस टेबल के अंदर हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे नल हो चाहे नल नहीं हो, कुछ भी क्यों ना हो, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स किया हमने तो हमारे सामने सारा का सारा डेटा आ गया। इसका एक दूसरा वेरिएंट और है, इसका दूसरा वेरिएंट ये है, वो देखो सेलेक्ट। अब मैं स्टार यूज़ नहीं करूँगा, कई बार हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है ना। फॉर एग्जांपल मान लो तुमसे कल को कोई टीचर है उसको बोल दे प्रिंसिपल कि भाई क्लास 10th का डेटा लेके आओ, सॉरी क्लास में से डेटा लेके आओ, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का नेम और उसका फादर का नाम, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, उसका सिटी नहीं चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, बस मुझे क्लास में से स्टूडेंट का नेम और फादर का नेम ही चाहिए। तो वो किस तरीके से होगा ऑपरेशन परफॉर्म, उसकी क्वेरी सिंपल सी ये होगी, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉमा फादर नेम, दैट्स इट, फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या था हमारा, स्टूडेंट्स। बस इस केस में क्या होता है वो देखो, मैंने जैसे ही गो पे क्लिक किया तो ये देखो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉलम आए। मतलब ये कि उस टेबल का सारा रिकॉर्ड तो आ रहा है, सारा का सारा डेटा आ रहा है, बट कॉलम 2 ही आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर तुमको 3 कॉलम चाहिए तो वो कॉमा लगा लगा के कॉलम लिखते जाओ, जो कॉलम चाहिए वो बस कॉमा सेपरेटेड में डाल दो, वो कॉलम रिटर्न होके आ जाएंगे। गॉट इट? सेलेक्ट क्वेरी में काफ़ी सारी कंडीशंस भी हम मैनेज कर सकते हैं और उसी कंडीशन में सबसे पहली कड़ी आती है रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करना। वो किस तरह से यूज़ होते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एसक्यूएल में आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसकी आईडी हो 4, तो इसकी सिंपल सी क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट स्टार कर रहा हूँ मुझे बिकॉज मुझे 4 नंबर स्टूडेंट का सारा डेटा चाहिए, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इतना लिखूंगा तो मेरे सामने सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, राइट। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जिसकी आईडी 4 हो, राइट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वेयर कीवर्ड को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, और हमारी कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, हमारा रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। हमारा रिलेशन क्या है, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 4। प्रोग्रामिंग में रिलेशनल ऑपरेटर होता है ना, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वही सब है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी इंग्लिश ये समझ लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स में से डेटा लेके आओ सारा का सारा, वेयर स्टूडेंट आईडी 4, जहाँ पर स्टूडेंट आईडी 4 मिले। मैंने किया गो तो देखो एक रो आई हमारे सामने। मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ में डेटा नहीं है वो एक अलग बात है ना, बट हमारे सामने स्टूडेंट आईडी 4 का डेटा आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो हमारे सामने क्वेरी होती सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स
मतलब मैं कंडीशन फॉर एग्जांपल मैं ये रख दूं, मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 50 हो, मतलब मुझे जिनके मार्क्स 50 से कम है वो चाहिए ही नहीं, वो स्टूडेंट मुझे देखने ही नहीं है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, वेयर सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू मान लेते हैं 50, या फिर इक्वल टू हटा देते हैं, मुझे एग्जैक्ट 50 से ज़्यादा वाले ही चाहिए, और अगर 50 और 50 से ज़्यादा वाले चाहिए तो मैं एक ग्रेटर देन कर दूंगा। अब मैं अगर इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, तो गो पे मैंने जैसे क्लिक किया तो देखो 2 रोज आ रहे हैं हमारे सामने आ रही है। 2 रोज क्यों आ रही है, बिकॉज उसका रीजन है ना, बाकी के जो 2 रोज हैं उनमें डेटा नल था, तो जहाँ पे वैलिड डेटा मिला वो 2 रोज आ गई और सारा का सारा डेटा आ गया। मैं ब्राउज पे क्लिक करके सारा डेटा देखूंगा तो ये देखो बाकी की 2 रोज क्या है, 3 और 4 वाली नल थी, यहाँ पे कुछ डेटा था नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एडिट वाला काम चलो बाद में देखेंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे। अभी आई बिलीव जितना मैंने समझाया वो समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं एक और क्वेरी लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे वो डेटा चाहिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1997 हो, मतलब ये वाली डेट ऑफ बर्थ हो 10 सितंबर 1997, ठीक है। मैं क्वेरी क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार ना करके फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ नाम ही, चलो अभी तो स्टार ही चलने देते हैं बिकॉज मुझे पता है एक ही रो आएगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू 1997, मंथ क्या था सितंबर और डेट क्या थी 10th, ठीक है। इसको मुझे क्या डालना पड़ेगा, सिंगल कोटेशन में डालो या फिर डबल कोटेशन में, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं करूँगा एग्जीक्यूट, तो देखो क्या डेटा आया, जतिन कुमार का डेटा आ गया बिकॉज उसके क्या थी डेट ऑफ बर्थ ये थी। तो हमने वेयर क्लोज को किस तरीके से यूज़ कर लिया, अलग अलग रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ यूज़ कर लिया। एक और देख लेते हैं, चलो मैं सेम क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ, एसक्यूएल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल चलो मार्क्स के साथ ही देख लेते हैं। मुझे बस यहाँ पे ये स्टार की बजाय मुझे सिर्फ स्टूडेंट का नाम चाहिए, स्टूडेंट नेम देखना है कि किन किन के मार्क्स जो है ग्रेटर देन 70 हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। गो पे मैंने क्लिक किया, कुछ ना कुछ एरर, स्टूडेंट्स मार्क्स नहीं, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, अच्छा वेयर क्लोज मिस हो गया ना वेयर मैंने लिखा वेयर, अब देखो मार्क्स ग्रेटर देन 70, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया जतिन कुमार, और सिर्फ एक ही कॉलम आया। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का नाम ही कॉल किया था कि भाई मुझे नाम बता दो उस स्टूडेंट का जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 70 हो, राइट। तो अभी तक हम वेयर क्लोज को बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझ चुके हैं विद रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और MySQL के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं वो समझते हैं। अगर तुम एक प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हो तो आई बिलीव तुमको पता ही होगा लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स एंड, और एंड, नॉट। अब इन तीनों ऑपरेटर का यूज जनरली जहां पर हमारे सामने मल्टीपल कंडीशंस होती है उस केस में किया जाता है, ठीक है। एंड का यूज कब किया जाता है, जब सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तब एंड ऑपरेटर को हम यूज करेंगे। और ऑपरेटर कब यूज होगा, जब हमारे पास में मल्टीपल कंडीशंस होंगी बट उनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो हमारा काम बन जाता है, उस केस में हम यूज करेंगे। और जो नॉट ऑपरेटर होता है वो जब नॉट ट्रू वाली कंडीशन आएगी तब हम यूज करेंगे। अब इनको रियल में यूज किस तरीके से करना है वो समझते हैं क्वेरीज के साथ, MySQL क्वेरीज के साथ। बट उससे पहले ये समझ लो कि मैंने एक सिंपल सा एक नया कॉलम बनाया इसी टेबल के अंदर, जो कि सिटी नेम तुमको लास्ट में दिख रहा होगा। हम थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करते हैं क्वेरीज के साथ, ठीक है। मुझे क्या करना है, उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जो कि दिल्ली से हो और जिनके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 60 हो, ठीक है। तो कंडीशन हमारे सामने क्या है, 2, दिल्ली, सिटी नेम दिल्ली और मार्क्स ग्रेटर देन 60, ओके। तो मैं क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये तो बेसिक सी क्वेरी। अब लगाएंगे वेयर क्लोज और पहली कंडीशन डिफाइन करेंगे क्या, सिटी नेम क्या होगा, दिल्ली। अब ये दिल्ली तुम चाहो तो सिंगल कोटेशन में लिखो या डबल कोटेशन में, कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा बिकॉज ये एंड ऑफ द डे ये स्ट्रिंग है। अब हमें दूसरी कंडीशन डिफाइन करनी है तो दूसरी कंडीशन भी कंटिन्यू में जाएगी बट पहले लिखेंगे हम एंड लिखा। अब हमें दूसरी कंडीशन डिफाइन करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन हो 60, बस इतनी सी क्वेरी है। अगर तुम्हारे पास तीसरी और क्वेरी हो तो तुम सिंपल एंड लगा के कंडीशंस लिखते जाओ। आई मीन टू से अगर तुम्हारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशंस हो तो एंड लगाओ तीसरी कंडीशन, फिर एंड लगाओ, फिर चौथी कंडीशन, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही कंडीशन है। मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो देखो स्टूडेंट ID 4 जॉय का रिकॉर्ड आ गया, इसके मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन 60 है। ये एक ही क्यों आया, बिकॉज जो दिल्ली वाला दूसरा बच्चा था वो देख लेते हैं। अब मैं दिल्ली के सारे रिकॉर्ड लेके आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल SQL करते हैं, दूसरी कंडीशन में हटा देता हूँ एक बार के लिए तो पता चल जाएगा ना कि दिल्ली के कितने थे। दिल्ली के 2 थे बट जो जॉन है उसका मार्क्स देखो कितने हैं, 52 है। दैट इज़ वाई वी गॉट ओनली 1 रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, एंड ऑपरेटर। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर के लिए चलो मान लेते हैं हमारे पास जो क्वेरी है
क्वेरी तो नहीं, आई मीन टू से कि कंडीशन कुछ इस तरह की है, मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जो कि या तो जयपुर से हो या फिर मुंबई से हो, ठीक है, मतलब उन स्टूडेंट्स का डेटा जो 2 सिटीज़ से बिलोंग करते हो। तो क्वेरी कुछ किस तरीके से लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे बेसिक सी, यहाँ तक की तो सेम रहेगी, दिल्ली की जगह क्या आ जाएगा इस बार, जयपुर, पहला ऑप्शन। एक चीज़ और देखो, मैंने इस बार जयपुर का जे स्मॉल में लिखा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कंडीशन, दूसरी कंडीशन है कि सेम सिटी मुंबई भी हो सकती है, तो उस केस में मैं और लगाऊंगा और सिटी नेम करूंगा मुंबई, बस और कुछ नहीं करना, बिकॉज 2 सिटीज़ का डेटा लाना है, ठीक है। तो एंड लगा दूंगा तो कभी नहीं आएगा, और लगाना पड़ेगा। अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो देखो 3 रोज आ गई, जयपुर का 1 था और मुंबई के 2 रिकॉर्ड थे, जतिन, रोहन एंड योगेश। केस सेंसिटिव एसक्यूएल नहीं होता, वो मैंने पहले ही बता दिया था आई बिलीव वीडियो के स्टार्ट में, अगर तुमने नहीं देखा तो वो तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो तुम चाहे जयपुर कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई खास नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो हमने 2 ऑपरेटर्स देख लिए, एंड और। अब एक काम करते हैं, 3 कंडीशंस के साथ देखते हैं इसी पर्टिकुलर को, मतलब मिक्स करते हैं हम किसको, एंड को और को। उसके लिए क्वेरी मैं क्या बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट्स चाहिए यही दिल्ली के और मुंबई के और जयपुर के, बट मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन होने चाहिए 50, ठीक है। अब हम लिखते हैं, हमारे सामने देखो जयपुर का 78 वाला बच्चा है एक जतिन, मुंबई का 49 का है और दूसरा फिर मुंबई का है योगेश जो कि 90। तो इस क्वेरी के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट में 2 ही आने चाहिए, बिकॉज मार्क्स जो है रोहन के वो 49 ही है, ठीक है। मैं ग्रेटर देन 60 चाहता हूँ, बट आई बिलीव तुमको कंडीशन क्लियर है। अब मैं एसक्यूएल लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी नेम इज इक्वल्स टू जयपुर और सिटी नेम इज इक्वल्स टू मुंबई। तो ये तो क्या करेगा, वो 3 रोज ला देगा हमारे सामने, बट मुझे तीनों रोज चाहिए। 3 आए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 आए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो बस जयपुर और मुंबई के बच्चे चाहिए जिनका मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 60 हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड मार्क्स ग्रेटर देन 60, ठीक है। इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, और वाले ब्लॉक को मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट में डाल दूंगा। चलो अभी के लिए नहीं डालता, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ। गो पे मैंने क्लिक किया तो देखो 2 ही रोज आ रही हैं। 2 रो क्यों आ रही है, बिकॉज जयपुर और मुंबई के बच्चे तो आ गए 2, जतिन एंड योगेश, बट मार्क्स जिनके ग्रेटर देन 60 होंगे वही तो आएंगे, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया। तो इस तरह से जितनी कंडीशंस तुम्हारे दिमाग में आती है तुम ट्राई करके देख सकते हो। अब लास्ट ऑपरेटर इसी में बचता है नॉट का देखो यूज जो है ना वो बहुत बेसिक सा है। नॉट जनरली किस लिए यूज आता है, अगर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को तुमको एक्सक्लूड करना है रिजल्ट से तो हम यूज करते हैं। एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना है, तुमको वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 एंट्रीज हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास सारे के सारा डेटा आए, मैं सारा का सारा स्टूडेंट्स का डेटा देखना चाहता हूँ, बट मैं दिल्ली का डेटा नहीं देखना चाहता। बस मतलब 4 सिटीज़ का डेटा है, जयपुर, बीकानेर, दिल्ली एंड मुंबई, मुझे सभी का चाहिए, बस दिल्ली का नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो क्वेरी किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 सिटीज़ का चाहिए तो मैं और लगा के भी ला सकता हूँ, बट अभी तो 4 सिटीज़ है ना, कल को 40 सिटी तो मैं बार बार इतना थोड़ी ना लगूंगा। इसीलिए नॉट का यूज किया जाता है कि तुमको जिस पर्टिकुलर सिटी को एक्सक्लूड करना है, जिस पर्टिकुलर सिटी का नहीं चाहिए उसको सिंपली एक्सक्लूड कर दो। वेयर नॉट सिटी नेम इज इक्वल्स टू दिल्ली, वेयर के बाद क्या लगाया, नॉट, मतलब जहाँ पे सिटी नेम दिल्ली ना हो वो सारा डेटा है, ठीक है। और मैं अब करता हूँ गो पे क्लिक तो देखो 4 एंट्रीज आई, टोटल 6 थी, जयपुर, बीकानेर, मुंबई के 2 रिकॉर्ड आ गए और दिल्ली वाले दोनों एक्सक्लूड हो गए। ब्राउज पे क्लिक करके वापस 6 देखते हैं तो ये देखो 3 और 4 वाला रिकॉर्ड नहीं आया था और बाकी का रिकॉर्ड आ गया था हमारे सामने। तो अभी तक हम एसक्यूएल ऑपरेशंस के 2 बेसिक ऑपरेशन देख चुके हैं, इंसर्ट एंड सेलेक्ट। सेलेक्ट को भी हम वेयर क्लोज के साथ देख चुके हैं विद सिंगल कंडीशन एंड विद मल्टीपल कंडीशंस, राइट। अब एसक्यूएल ऑपरेशंस में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपडेट ऑपरेशन। अपडेट का मतलब ये कि एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ चेंजेस करना। अब हमारे सामने मान लो एक कंडीशन है, जैसे स्टूडेंट आईडी 2 पर हमें रिकॉर्ड दिख रहा है, स्टूडेंट नेम राकेश है, फादर नेम मनोज है। इस पर्टिकुलर रो के अंदर हमें लास्ट नेम लगाना, जैसे हमने राकेश एंड मनोज दोनों में ही नहीं लगाया, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उसकी क्वेरी क्या होगी वो देखते हैं। तो क्वेरी कुछ इस तरह से है, अपडेट टेबल नेम हमारा क्या है, स्टूडेंट्स, देन सेट। अब हमें वो सारे कॉलम्स विद वैल्यूज डिफाइन करने हैं जो कि हमें अपडेट करना है,
ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉलम्स अपडेट करने हो। अभी इस केस में हमें 2 ही कॉलम अपडेट करने हैं, स्टूडेंट नेम एंड फादर नेम। तो उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू राकेश शर्मा, मुझे फुल नेम डालना है उसका, ठीक है। देन कॉमा लगाऊंगा, देन फादर नेम में क्या करना है, वो भी फुल नेम करना है, मनोज शर्मा, और डबल कोटेशन को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद लिखूंगा वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 2। इस क्वेरी को एक बार के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको समझो। अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट्स, देन सेट। अब यहाँ पे हमने कॉलम्स एंड वैल्यूज़ को डिफाइन किया है जो कि मुझे चेंज करनी है, और वेयर मैंने इसलिए यूज़ किया है बिकॉज मुझे स्टूडेंट आईडी 2 को अपडेट करना है, मतलब जहाँ पर स्टूडेंट आईडी 2 मिले वहाँ पर डेटा अपडेट हो जाए। अदरवाइज अगर मैं ये वेयर क्लोज नहीं लगाऊंगा तो ये सारी जगह क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, गो पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। ब्राउज पे जाके देखते हैं तो ये देखो स्टूडेंट आईडी 2 पे क्या आ गया, राकेश शर्मा और मनोज शर्मा। क्लियर है। तो अभी तो हमने क्या किया, स्टूडेंट आईडी के साथ मैच करके देगा। अब इसी तरह की एक और क्वेरी लिखते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जो 3rd नंबर रो है इसमें आईडी भी चेक करता हूँ और सिटी नेम भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सिटी नेम दिल्ली है और आईडी 3 है। तो अब इसके मार्क्स चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल 52 है, मैं इसको 62 कर देता हूँ। एसक्यूएल क्वेरी को एसक्यूएल टैब में आए, मैंने क्वेरी लिखी अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट्स सेट, ये तो फिक्स है। अब मुझे क्या करना था, स्टूडेंट का नाम मार्क्स चेंज करने, सेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 70% कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 70 वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 3 एंड सिटी नेम इज इक्वल्स टू दिल्ली। इसको मैं एक बार के लिए कॉपी करता हूँ और मैं ये दिल्ली को ना करके बीकानेर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखते हैं क्वेरी एग्जीक्यूट होती है या नहीं। कॉपी मैंने इसलिए किया बिकॉज मुझे वापस आके यहाँ पर ये क्वेरी को पेस्ट करना है, और यहाँ पे एंड का मतलब ये कि ये जो दोनों कंडीशन हमने लिखी हैं ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। मुझे पता है फॉल्स होगी बट मुझे तुमको दिखाना है, राइट। अब मैं जैसे ही गो पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी चेंज होगा नहीं। ये बोल तो रहा है क्वेरी सक्सेसफुली, बट ये देखो 0 रोज अफेक्टेड। ब्राउज पे जाके देखते हैं तो ये देखो 3rd नंबर रो पे 52 ही पड़ा है। क्यों पड़ा है, बिकॉज स्टूडेंट आईडी तो मिल गया 3 बट सिटी नेम नहीं मिला। सिटी नेम हमने क्या कर दिया था, बीकानेर कर दिया था, करेक्ट। अब मैं सेम क्वेरी पेस्ट कर दूंगा और इसको कर दूंगा दिल्ली, तो देखेंगे अब जो स्टूडेंट आईडी 3 है उस पर 70 हो जाना चाहिए। अभी 52 था, गो पे मैंने क्लिक किया, गो पे क्लिक तो ये देखो 1 रो अफेक्टेड मैसेज भी आ रहा है। ब्राउज पे क्लिक किया तो ये देखो जोन पे क्या हो गया, इस बार 70 हो गया बिकॉज दोनों कंडीशंस ट्रू मिली थी। स्टूडेंट आईडी भी 3 मिला था और सिटी नेम भी क्या मिला था, दिल्ली। तो सिंपल सा है अपडेट क्वेरी। इसको तुम चाहो तो और के साथ भी ट्राई करो, नॉट के साथ भी ट्राई करो। एसक्यूएल ऑपरेशन में सबसे लास्ट ऑपरेशन होता है डिलीट। वो किस तरह से परफॉर्म होता है वो हम देखते हैं। डिलीट का मतलब ये कि कोई पर्टिकुलर रो तुमको डिलीट करना हो तो उसकी क्वेरी किस तरह से लिखी जाएगी वो देखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी क्वेरी है, सिमिलर टू अपडेट। क्वेरी होगी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम हमारा क्या है, स्टूडेंट्स। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा टेबल को खाली कर देगा, वो मुझे करना है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी 1 को डिलीट करना, तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 1। बस मैं सिंपली गो पे क्लिक करूँगा तो ये कन्फर्मेशन के लिए तो पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट। ओके, डिलीट हो गया, 1 रो अफेक्टेड आ रहा है। ब्राउज पे मैंने क्लिक किया तो देखो स्टूडेंट आईडी अब 2 से शुरू हो रहा है और हमारे सामने 5 ही रो है, 2 से लगा कर 6, 1 इज़ गॉन, राइट। तो हमने सिंपल सा एक कंडीशन डाल के देख लिया। अब मैं सेम क्वेरी लिखूंगा मल्टीपल कंडीशन के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। मुझे क्या करना है, जयपुर वाला तो आई बिलीव डिलीट हो गया, मुझे बीकानेर और मुंबई इन दोनों सिटीज़ का डेटा डिलीट करना है। तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी नेम इज इक्वल्स टू, एक तो हो बीकानेर, उसको कैपिटल में चला देते हैं, और सिटी नेम इज इक्वल्स टू मुंबई, MUMBAI। इसको मैंने किया कॉपी, क्वेरी को भी मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये क्वेरी समझ रहे हो ना, सिटी नेम इज इक्वल्स टू बीकानेर और लगाया बीच में। क्यों और लगाया, बिकॉज मुझे वो सारी रोज डिलीट करनी है जिसमें सिटी या तो बीकानेर मिले या फिर मुंबई मिले, ठीक है। अब मैंने किया गो पे क्लिक, अगेन कन्फर्मेशन, ओके। क्वेरी इफेक्ट हो गई, सॉरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, 3 रोज अफेक्टेड बोल भी रहा। जाके देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का डेटा बचा, बाकी सारा डेटा गया डिलीट हो गया कहीं, ठीक है। तो सिंपल सी डिलीट क्वेरी थी। तो अभी तक हम एसक्यूएल के जो बेसिक 4 ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये सभी देख चुके हैं, ठीक है। अब हम माईएसक्यूएल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कॉन्स्ट्रेंट को। कॉन्स्ट्रेंट में सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट है प्राइमरी की।
प्राइमरी की का मतलब क्या होता है ना कि हम हर एक टेबल के अंदर एक कॉलम को एज ए प्राइमरी की बना देते हैं, एज ए यूनिक आइडेंटिफायर। इसको अगर देखो मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल से बताऊँ ना, तो इंडिया में हमारे पास क्या होता है, आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड हर एक बंदे का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, राइट। डुप्लीकेट कभी भी नहीं हो सकता। फ़ोन नंबर होता है हमारा, हमारा फ़ोन नंबर भी कभी डुप्लीकेट होता है क्या? नहीं होता। पैन कार्ड नंबर है, कभी डुप्लीकेट होता है? नहीं होता। तो प्राइमरी की का सिंपल सा रूल यही होता है कि ना तो वो डुप्लीकेट हो सकता है, ना ही वो नल हो सकता है, राइट। हमेशा यूनिक होगा। गॉट इट। तो अब एसक्यूएल के अंदर हम एसक्यूएल क्वेरी क्या होगी उसको बनाने की, मतलब बेसिकली क्वेरी तो वही होगी, क्रिएट टेबल वगैरह। उसको हम सेट कैसे करेंगे हमारे माईएसक्यूएल टेबल पर, वो देखते हैं, ठीक है। तो क्वेरी, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ सबसे पहले। तो क्रिएट टेबल रिजल्ट्स नाम से मैंने एक टेबल बनाया। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा उसका। मैं 2 ही कॉलम ले रहा हूँ अभी के लिए इसके अंदर, रिजल्ट अंडरस्कोर ID। डेटा टाइप मैंने दिया इसको इंट, और इसको मैं एज अ प्राइमरी की बना देता हूँ, ठीक है। प्राइमरी की इंट के बाद कंटिन्यू में चलने देना है, प्राइमरी की। और दूसरा कॉलम बनाएंगे, दूसरा कॉलम के लिए मुझे कॉमा लगाना है। दूसरा कॉलम है फॉर एग्जांपल मार्क्स, इसको मैं डेटा टाइप दूंगा फ्लॉट FLOAT, और इसकी लेंथ में रख देता हूँ इस बार के लिए 5,2, बस इतना ही, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ गो पे, मैंने किया क्लिक तो हमारी टेबल बन गई। जाके देखते हैं MyDB डेटाबेस में, तो ये देखो पहले नंबर पे आ रही है रिजल्ट्स, राइट। अब इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो मैंने SQL पे आया और मैं कमांड क्या क्वेरी क्या लिखूँगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, रिजल्ट्स, और कॉलम डिफाइन करूँगा रिजल्ट ID और मार्क्स। वैल्यूज़ डिफाइन करूँगा, वैल्यूज़ के लिए नीचे आ जाता हूँ और वैल्यूज़ क्या रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने रखा 1, कॉमा मार्क्स मैंने रख दिया 66, और मैंने किया गो पे क्लिक। अब ब्राउज़ करके देखते हैं, ठीक है। मार्क्स और एक एंट्री क्रिएट हो गई बेसिकली। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, एक और एंट्री क्रिएट करता हूँ, इंसर्ट इनटू, एक नल स्टोर करके देखते हैं, ताकि हम पता कर पाएँ ना कि नल स्टोर होता है कि नहीं होता। जो जैसा मैंने बताया रिजल्ट ID मार्क्स, नल किस में स्टोर करूँगा मैं, रिजल्ट में, क्योंकि मार्क्स में तो हो ही जाएगा, वी नो दैट। रिजल्ट ID में आई मीन टू से मैंने लिखा नल, और मार्क्स मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 40। अब मैं करता हूँ गो पे क्लिक, नीचे आ गई एरर। ये देखो क्या बोल रहा है, कॉलम रिजल्ट ID कैन नॉट बी नल। समझ गए, मतलब नल कभी नहीं हो सकता, तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। मैं दूंगा 2 इस अभी के लिए, ठीक है। और मैंने किया, मैं इस बार एक बार कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं आगे भी लिखूँगा 1-2 क्वेरी और। गो पे मैंने किया क्लिक, ब्राउज़ का ब्राउज़ पे क्लिक किया तो दूसरी रो भी अभी हमें दिख रही है। फिर से मैं SQL टैब पे जाता हूँ और एक जो मैंने कॉपी किया उसी को मैंने किया पेस्ट। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से 2 ही चलने देता हूँ और मैं मार्क्स चेंज कर देता हूँ। जैसा मैंने बताया ना कि डुप्लीकेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसको भी देख लेते हैं। मैंने किया गो पे क्लिक, तो ये देखो क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट एंट्री फॉर प्राइमरी की। इट मीन्स डुप्लीकेट नहीं हो सकती, हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ब्राउज़ पे करते हैं क्लिक, तो देखो थर्ड रो भी बन गई 3 ID के साथ। तो इसका मतलब ये प्राइमरी की यूनिक होगी, डुप्लीकेट नहीं हो सकती और नल भी नहीं रह सकती। गॉट इट। तो अभी तो हमने प्राइमरी की कैसे डिफाइन किया, एक नई टेबल बनाते हुए डिफाइन किया, राइट। बट अगर किसी एग्जिस्टिंग टेबल में ही हमें प्राइमरी की डिफाइन करना हो, सेट करना हो, तो वो कैसे करेंगे। जैसे ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें हमने प्राइमरी की नहीं बनाया था, तो अब इसमें किस तरीके से किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को या फिर नए कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं वो देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, जो हमारा स्टूडेंट ID कॉलम है उसी को बनाता हूँ। अब एग्जिस्टिंग टेबल में मॉडिफिकेशन करें तो जाहिर सी बात है हमें ऑल्टर कमांड को ही यूज़ करना है। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड कॉन्स्ट्रेंट, ऐड स्पेलिंग मिस्टेक, ऐड कॉन्स्ट्रेंट। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि हम कॉन्स्ट्रेंट पढ़ रहे हैं, प्राइमरी की भी एक तरीके का कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है। आगे और भी काफ़ी सारे आएंगे, अभी के लिए प्राइमरी की पर ही फोकस करो। तो सिंटेक्स क्या है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड कॉन्स्ट्रेंट प्राइमरी की, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करो और अंदर आके बस वो कॉलम डिफाइन कर दो जिसको तुमको प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट ID। मैं गो पे करता हूँ क्लिक, तो क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई। ब्राउज पे हम करते हैं क्लिक, कोई चेंज नहीं है, 3 और 4 पे रिकॉर्ड बना हुआ है। अब क्या करते हैं, SQL में जाके एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं सिंपल सा। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, फील्ड्स डिफाइन कर देता हूँ, स्टूडेंट ID, दूसरा क्या था स्टूडेंट नेम, थर्ड है फादर नेम, फोर्थ है मार्क्स। चलो एक बार के लिए इतना ही कर देते हैं। वैल्यूज़ में क्या करूँ, नल करके देखूँ होता है कि नहीं होता, अभी ट्राई किया ही था हमने। मैं एक बार के लिए 4 कर देता हूँ, डुप्लीकेट वाला ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेम मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल जॉय, फादर नेम में मैं कर देता हूँ सोनी, ठीक है।
और मार्क्स कितना करें, मार्क्स 59 कर देते हैं। ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ मैं इसको, मेक श्योर कंट्रोल सी करके। गो पे मैंने क्लिक किया तो नीचे एरर आ गई, डुप्लीकेट एंट्री 4, समझ पा रहे हो, तो चेंज करना पड़ेगा ना। 5 पे मैंने इस बार क्या कर दिया, 5 कर दिया प्राइमरी की को, और गो पे क्लिक किया तो एंट्री हो गई। ब्राउज पे जाके देखते हैं तो 5 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, प्राइमरी की में क्या है ना, एक और कॉन्सेप्ट होता है ऑटो इंक्रीमेंट का। मीन्स ये कि हमें जो जनरली MySQL डेटाबेस के अंदर हम कभी भी प्राइमरी की को बार बार एंटर करते नहीं हैं, बाकी का डेटा तो ज़रूर करते हैं, बट प्राइमरी की को हम जनरली एज इंटीजर लेते हैं, एज ए नंबर, और उसको ऑटो इंक्रीमेंट करके रख देते हैं ताकि वो ऑटोमेटिक बस +1 होता रहे। तो वो किस तरीके से हो सकता है वो देखते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल नहीं बनाता मैं, चलो टेबल ही बना लेते हैं यार, ताकि नए सिरे से देखें। ठीक है, तो टेबल के लिए क्या कमांड है, क्रिएट टेबल। इस बार फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ ट्रांजेक्शन्स, पेमेंट्स रख देता हूँ, पेमेंट्स। ठीक है, क्रिएट टेबल पेमेंट्स। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आके सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स डिफाइन करूँगा। सबसे पहला होगा कॉलम पेमेंट अंडरस्कोर ID, जो कि एक इंट डेटा टाइप का होगा, इंट, और प्राइमरी की होगा प्राइमरी की। इतने से तो क्या होगा, वो प्राइमरी की डिफाइन हो जाएगा। अब मुझे इसको ऑटो इंक्रीमेंटल वे में करना है कि ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता जाए, तो उसके लिए तुमको क्या यूज़ करना है, ऑटो इंक्रीमेंट। बस मतलब जो कांस्टेंट आते जा रहे हैं ना, वो बस आगे से आगे ऐड करते जाओ। फिर लगाएंगे कॉमा और दूसरा वैल्यू ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल अमाउंट रखते हैं डेसिमल टाइप का, इस बार डेसिमल, और उसकी लेंथ रख देते हैं 10,2 बस। और इसको मैं करता हूँ गो पे क्लिक, तो हमारी एक नई टेबल बन चुकी है पेमेंट्स की, ये रही पेमेंट्स, जिसमें पेमेंट ID है और अमाउंट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, SQL हिट करूँगा एक नई, और जो इंसर्ट होगा डेटा उसमें मैं ID डिफाइन नहीं करूँगा। तो देखना मैजिक क्या होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है हमारा, पेमेंट्स। ठीक है, कॉलम डिफाइन करेंगे, मैं ID कॉलम डिफाइन नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ क्या डिफाइन करूँगा, अमाउंट, और वैल्यूज़ लिखूँगा। वैल्यूज़ में मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 2000, और मैंने बस क्वेरी हमारी ख़त्म। अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, 1 रो इंसर्टेड। पेमेंट्स पे जाके क्लिक करते हैं तो देखो पेमेंट ID क्या है, 1। प्राइमरी की में अगर हम ऑटो इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमेशा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है। पहली एंट्री की जो ID बनेगी वो 1 बनेगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ID बनेगी वो 2, देन 3, देन 4, इस तरीके से बनती जाएगी। एक मैं हिट करके दिखा देता हूँ, इंसर्ट इनटू पेमेंट्स, कॉलम क्या था, अमाउंट, ID में डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, देन वैल्यूज़। इस बार फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया 1000। ओके, मैंने किया गो पे क्लिक, तो अगेन एक रो क्रिएट हो गई। ब्राउज पे जाके देखते हैं तो ये देखो नेक्स्ट वाले की क्या ID बनी, 2। तो ऑटो इंक्रीमेंट कांस्टेंट किस काम आता है, वैल्यूज़ प्राइमरी की को ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए काम आता है। बेसिकली कि हमें बार बार प्राइमरी की जो वैल्यू है वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं रहती, बिकॉज याद भी नहीं रहता ना यार। बस प्राइमरी की को ऑटो इंक्रीमेंट करके छोड़ दो, फिर भूल जाओ जो तुमको डेटा डालना है वो डालो। प्राइमरी की जो है यूनिक आइडेंटिफायर होगा तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक वो 1 से डिफाइन होगा, देन 2, 3, 4 इस तरीके से चलता जाएगा। सो आई बिलीव समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट नल कॉन्स्टेंट। नॉट नल का मतलब ये कि एक ऐसा कॉलम टेबल के अंदर जो कि नल नहीं रह सकता, उसके अंदर यूजर को वैल्यू इनपुट करनी ही पड़ेगी। कांस्टेंट का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, कांस्टेंट का सिंपल सा मीनिंग है कुछ एक्स्ट्रा रूल्स कॉलम पर अप्लाई करना। ठीक है, तो अब हम एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल नेम है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज सेमीकोलन, और मैं अब इसके अंदर आकर कॉलम्स डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल EMP_ID एम्प्लॉय ID। इसको मैंने डेटा टाइप दिया इंट, और मैं इसको प्राइमरी की बना दूंगा, प्राइमरी की विद ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा। उसके बाद मैं दूसरा कॉलम लूँगा फर्स्ट नेम, जिसको डेटा टाइप में असाइन करूँगा varchar, लेंथ मैंने दी 255, और इसको मैं असाइन करूँगा नॉट नल। सेम कॉपी करके मैं करूँगा पेस्ट, सेमी ऊपर कॉमा लगाना भूल गया। और इसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके बाद थर्ड कॉलम होगा इसका लास्ट नेम, जो कि शायद नल हो सकता है। नॉट नल और नल दोनों देख लेते हैं। नल तो जनरली क्या होता है ना कि डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाता है। नल का मतलब ये कि अगर उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हम कोई वैल्यू ना डालें तो वो ऑटोमेटिक नल स्टोर कर देता है। उसको हम SQL क्वेरी के थ्रू भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ कॉलम इसके अंदर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल सैलरी। इसको मैं डेटा टाइप दूंगा फ्लॉट, FLOAT फ्लॉट,
लेंथ इसकी मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल 10,2 और इसको भी मैं कर देता हूँ नॉट नल। ठीक है, अभी के लिए मैंने इसको किया कॉपी और गो पे क्लिक किया मैंने, तो टेबल हमारी बन गई। डेटाबेस में जाके देखते हैं, ये रही एम्प्लॉइज टेबल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। EMP ID ऑटो इंक्रीमेंटेड प्राइमरी की है। फर्स्ट नेम देखो क्या दिखा रहा है, नन दिखा रहा है। नन का मतलब उसके अंदर वैल्यू डालना पड़ेगा, जैसे प्राइमरी की में ना नन, और एम्प्लॉय लास्ट नेम में क्या आ रहा है, नल आ रहा है। सैलरी में भी नन आ रहा है, मतलब इसके अंदर तुमको वैल्यू डालना पड़ेगा, राइट। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो SQL टैब पर आके इंसर्ट क्वेरी में लिखता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम में एम्प्लॉयज़, कॉलम्स डिफाइन करते हैं, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा सैलरी। आई बिलीव समझ में आ रहा होगा कि मैं एम्प्लॉय ID क्यों नहीं रख रहा। फर्स्ट नेम में मैं नल पास करता हूँ, लास्ट नेम के अंदर मैं फॉर एग्जांपल कुमार पास कर देता हूँ, और सैलरी में भी मैं नल पास करके देखता हूँ। ठीक है, होता है कि नहीं। कॉपी कर रहा हूँ मैं इसको और मैंने किया गो पे क्लिक, तो देखो नीचे एरर आ गई, ये बोल रहा है कॉलम फर्स्ट नेम कैन नॉट बी नल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, नल पास नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ नाम डालना पड़ेगा। अगेन मैंने इसको किया कॉपी, अगेन मैं गो पे क्लिक करता हूँ, अगेन एरर, ये बोल रहा है सैलरी कैन नॉट बी नल। गेटिंग माई पॉइंट। तो सैलरी भी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने सैलरी रख दी 25,000 और मैंने किया गो पे क्लिक, तो डेटा इज इंसर्टेड। ब्राउज पे क्लिक करके देखते हैं, तो देखो डेटा आ गया। तो ये हमने देख लिया एक टेबल बनाते हुए हम किस तरह से नॉट नल कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं। अब किसी एग्जिस्टिंग कॉलम में अगर एग्जिस्टिंग टेबल में अगर हमें कोई कॉलम को नॉट नल डिफाइन करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे पेमेंट्स टेबल है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें देखो डिफॉल्ट नल आ रहा है अमाउंट को, मुझे इस अमाउंट को डिफॉल्ट नॉट नल करना है, तो सिंपल सा टेबल को मॉडिफाई करना है। तो टेबल को मॉडिफाई करने की क्या कमांड होती है, ऑल्टर टेबल नेम पेमेंट्स, उसके बाद क्या करना है मॉडिफाई। आई बिलीव याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, मॉडिफाई कॉलम नेम क्या है हमारा अमाउंट, AMOUNT। ठीक है, मॉडिफाई और डेटा टाइप डिफाइन करो, उसके बाद मॉडिफाई अमाउंट 10,2 और उसके बाद क्या करना है नॉट नल, दैट्स इट, सेमीकोलन। कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं, गो पे मैंने किया क्लिक, तो क्वेरी हिट हो गई। स्ट्रक्चर पे जाके देखते हैं, तो ये देखो इस बार क्या आ गया, नन आ गया। मतलब अब इसके अंदर हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। टेस्ट कर लें, चलो टेस्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू पेमेंट्स, अमाउंट ही पास कर देता हूँ, ID की तो ज़रूरत नहीं, आई बिलीव उसको मैंने प्राइमरी की बना रखा होगा। इसको मैं नल पास करके दिखाता हूँ सबसे पहले। तो अमाउंट के अंदर गो पे किया क्लिक, बोल दिया इसने अमाउंट कैन नॉट बी नल, इसका मतलब हमें अमाउंट में कुछ तो पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पास कर दिया 500, गो पे मैंने किया क्लिक, तो क्वेरी हिट। ब्राउज़र पे जाके देखते हैं, तो ये देखो लास्ट एंट्री क्या आ गई 500 से। तो ये था हमारा नॉट नल कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट। कई बार क्या होता है ना कि हम डेटाबेस में जब भी डेटा स्टोर करते हैं तब हम कुछ वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू डिफ़ॉल्ट स्टोर करना चाहते हैं, मतलब हम पास नहीं करेंगे विद इंसर्ट क्वेरी, बट जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। जैसे अभी कई केसेस में हमने नल स्टोर किया और वो ऑटोमेटिक हो भी रहा था। अब हम ये चाहते हैं नल स्टोर ना हो कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाए, तो वो किस तरह से होती है वो देखते हैं। तो सिंपली क्या करूँगा, मैं SQL क्वेरी पे आऊँगा, SQL टैब में एक टेबल बनाऊँगा, क्रिएट, फॉर एग्जाम्पल टेबल नेम में बनाता हूँ यूजर्स, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज और अंदर आके मैं कॉलम्स डिफाइन करूँगा। यूज़र अंडरस्कोर ID, जिसको मैंने डेटा टाइप दिया इंट, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, दूसरा कॉलम मैं दूंगा यहाँ पे फुल नेम वारकेर, और लेंथ मैंने इसके दी 255 और इसको मैंने कर दिया नॉट नल, मीन्स वैल्यू मुझे ऐड करना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे एक कॉलम लेता हूँ फॉर एग्जांपल स्टेटस, और इसको मैं डेटा टाइप डिफाइन करूँगा इनम। अब इनम डेटा टाइप क्या होता है ना कि जनरली हमारे पास कई बार क्या होता है ना कि लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होते हैं, हम ये चाहते हैं कि बस इन्हीं लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में से उस कॉलम के अंदर वैल्यूज जाए। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यूजर्स टेबल बना रहा हूँ और लिस्ट स्टेटस के अंदर मेरे पास लिस्ट ऑफ ऑप्शन क्या है, फॉर एग्जांपल एक तो है एक्टिव, दूसरा है इनएक्टिव, ठीक है, और तीसरा है ब्लॉक और ब्लॉक्ड वॉटएवर। ठीक है, बस मतलब ये कि यूजर जब एंट्री क्रिएट होगी यूजर की, तो डिफॉल्ट उसकी एंट्री क्रिएट होनी चाहिए एज ए इनएक्टिव यूजर। जब वो अपना ईमेल वेरीफाई कर ले, एक एग्जांपल एज्यूम कर रहे हैं, तब उसका स्टेटस क्या हो जाए स्टेटस, और बैकएंड में एडमिन के पास एक ऑप्शन और हो कि वो उस यूजर को ब्लॉक कर पाए। तो यूजर के स्टेटस की स्टेजेस 3 होगी ना, एक्टिव, इनएक्टिव और ब्लॉक्ड। डिफॉल्ट क्या होगा, इनएक्टिव। डिफॉल्ट का मतलब ये कि जब यूजर की एंट्री क्रिएट होगी, यूजर जब रजिस्टर करेगा, तो उसका जो डिफॉल्ट स्टेटस होना चाहिए वो होना चाहिए इनएक्टिव। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, मेक श्योर। कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, एक कॉलम बनाया स्टेटस विद डेटा टाइप एनम। एनम क्या करता है, एनम लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में से एक पर्टिकुलर ऑप्शन को पास कर देता है उस पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है। और वहां पे मैंने डिफॉल्ट पास कर दिया इनएक्टिव। ये डिफॉल्ट तुम चाहो तो किसी भी कॉलम में डाल सकते हो, बस इतना सा ही सिंटैक्स है। चाहो तो फॉर एग्जांपल एक कॉलम बना सकते हो कंट्री में तुम चाहते हो कि अगर कोई यूजर कंट्री डिफाइन ना करे, एंटर ना करे, तो तुम डिफॉल्ट इंडिया पास कर दो, तो उसका डेटा टाइप तो वारकेर होगा बट डिफॉल्ट वैल्यू इंडिया हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो एनम क्या करेगा, एनम के अंदर हम जनरली लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में से कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन को पास करते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉलम बेसिक सा स्ट्रक्चर रेडी है। मैं गो पे क्लिक करता हूँ, टेबल हमारी बनी कि नहीं बनी देखते हैं। कुछ एरर आ गई, यू हैव एन एरर इन द मैनुअल कॉरेस्पॉन्ड MariaDB वर्जन डिफॉल्ट इनएक्टिव, ये बोल रहा है। डिफॉल्ट इनएक्टिव की क्या एरर है यार, इसको देखते हैं। स्टेटस एनम, डेटा टाइप मैंने डिफाइन किया, डिफॉल्ट मैंने इनएक्टिव रखा, कॉमा आई डोंट थिंक मुझे लगाने की ज़रूरत है। गो पे मैंने अगेन क्लिक किया, अगेन एरर। डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग भी आई बिलीव सही है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इनएक्टिव, ये तो हमारे टेबल यू हैव एन यूज़र आईडी फुल नेम, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है जो मेरी नज़र में नहीं आ रही भी। दोबारा पढ़ते हैं। यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू MariaDB सर्वर यूज़र आईडी इंट प्राइमरी की ऑटोमेटिक वारकेर 255। नो नॉट नली तो रखा है यार, क्या गलत है इसमें, कुछ भी तो गलत नहीं है। और वारकेर की स्पेलिंग भी सही है। यूज़र स्टेटस करके देखते हैं, आई डोंट थिंक सो कुछ चेंज आएगा इससे। गो पे क्लिक करते हैं। आई नो दैट इससे कुछ चेंज आना नहीं था, बिकॉज स्टेटस कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कीवर्ड नहीं है एसक्यूएल का। तो एरर कुछ इस तरह से है कि हमने यहाँ पर टेबल कीवर्ड ही मिस कर दिया, क्रिएट टेबल यूजर्स। सच बताना तुमको ये पता चला था या नहीं, क्रिएट टेबल यूजर्स ये सिंटैक्स है। अब गो पे करते हैं सिंपली क्लिक, और तो कुछ है ही नहीं। किया गो पे क्लिक, टेबल हमारी बन गई। डेटाबेस में जाके देखते हैं MariaDB, ये रहा यूजर्स, और स्ट्रक्चर पे जाके इसका डेटाबेस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये रहा एनम विद एक्टिव, इनएक्टिव एंड ब्लॉक्ड, एंड डिफॉल्ट वैल्यू देखो इनएक्टिव, राइट। टेस्ट करते हैं इसको, एक कॉलम में वैल्यू ऐड कर लेते हैं, सिंपल इंसर्ट इनटू यूजर्स फुल नेम। स्टेटस में पास नहीं करूँगा, देखते हैं डिफॉल्ट क्या जाता है, राइट। वैल्यूज़ प्राइमरी की भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑटोमेटिक जाएगा, करेक्ट। नाम मैंने रखा जतिन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने किया गो पे क्लिक। तो क्या जाना चाहिए डेटाबेस में, ये देखते हैं अभी। ये देखो स्टेटस क्या आया, इनएक्टिव। यूजर आईडी 1, फुल नेम में जतिन, और स्टेटस इनएक्टिव। अब एक नया एंट्री क्रिएट करते हैं। इस बार मैं स्टेटस भी पास कर देता हूँ, स्टेटस, और स्टेटस में पास कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टेटस है हमारा एक्टिव, और इसको एंट्री कर देते हैं कुमार। कॉपी करता हूँ, और मैंने किया गो पे क्लिक, तो दूसरी एंट्री बन गई। तो ये देखो दूसरे में क्या है, एक्टिव। मतलब ये कि जब तक हम फोर्सफुली डायरेक्ट पास नहीं करें कोई स्टेटस, तो वो स्टोर नहीं करेगा, वो क्या कर देगा, डिफॉल्ट वाली वैल्यू पिक कर लेगा। अब मैंने अभी जो एनम बताया, एनम के अंदर मतलब ये कि हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑप्शन तो 3 ही है। मैं कोई और वैल्यू अगर डाल के देखना चाहूँ कि मैं, चलो मैं बता ही देता हूँ यार, एक्टिव ना डाल के मैं फॉर एग्जाम्पल सस्पेंड डाल देता हूँ। अब मुझे पता है कि सस्पेंड हमारे तीनों ही वैल्यूज़ में नहीं है, ना ही एक्टिव आता है, एक्टिव नॉट इक्वल टू सस्पेंड होता है ना, सीधी सी बात है यार। हमने वहाँ पे 3 ही वैल्यूज़ डिफाइन करके रखी है। उन तीनों में से अगर कोई एक वैल्यू आ गई तो वेल एंड गुड, वो स्टोर कर देगा। अदरवाइज देखते हैं क्या एरर आती है। मैंने पास किया सस्पेंड। नाम में रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जॉय, फुल नेम में। मैंने किया गो पे क्लिक, तो ये स्टोर कर दे रहा है। बट यहाँ देखो क्वेरी तो सक्सेसफुली हिट हो गई, बट स्टेटस के अंदर कुछ भी नहीं आया। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्वेरी तो हिट हो जाएगी, बट स्टेटस कॉलम में वैल्यू स्टोर नहीं होगी कुछ ही। वैल्यू वही आएगी जो कि यहाँ पर डिफाइन है उसके डेटा टाइप्स में। डेटा टाइप्स में क्या डिफाइन है, एक्टिव, इनएक्टिव एंड ब्लॉक्ड। तो वो जा सकता है। उसके अलावा तुम कुछ भी पास करोगे तो रो तो क्रिएट कर देगा, बट स्टेटस या फिर पर्टिकुलर कॉलम में कुछ भी स्टोर नहीं करेगा। अब हम देखते हैं फॉरेन की कॉन्स्टेंट। फॉरेन की का जनरली यूज किया जाता है 2 टेबल्स को आपस में इंटरलिंक करने के लिए। मतलब ये कि 2 टेबल्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। इसको अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बताऊं तो फॉर एग्जांपल एक मान लो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें यूजर्स का डेटा स्टोर होता है यूजर्स में, और सेम यूजर्स ऑर्डर्स भी कर पाते हैं, राइट। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस यूज़र ने कौन सा ऑर्डर राइट प्लेस किया। तो हमें क्या करना होता है, ऑर्डर्स टेबल के अंदर भी यूजर्स का एक रेफरेंस पास करना होता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो वो रेफरेंस क्या होता है, वो रेफरेंस होता है कि भाई तुम यूजर्स टेबल में जो प्राइमरी की है ना, जो भी प्राइमरी की तुम्हारी होती है, जनरली हम यूज़र आईडी बना रहे हैं या स्टूडेंट आईडी बना रहे हैं, तो वो यूज़र आईडी तुम ऑर्डर्स टेबल में भी स्टोर कर दो।
ठीक है। और ऑर्डर्स टेबल में वो जो यूज़र आईडी होगा वो एज ए फॉरेन की ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो हम बाद में उन दोनों को आपस में इंटरलिंक कर पाएंगे, दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे। अब दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने का काम तो हम बाद में करेंगे जब हम जॉइंट्स की तरफ जाएंगे, थोड़ी सी देर बाद में हम जॉइंट्स भी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि एक नई टेबल के अंदर हम किस तरह से कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं और उसके बाद देखेंगे किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर हम किस तरह से कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बनाऊंगा मैं ऑर्डर्स नाम से ही, ताकि हम इजीली समझ पाएँ। तो मैंने सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर तो बना के रखा, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। ये जो यूज़र आईडी कॉलम बनाया ये यूजर्स टेबल का होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कांस्टेंट को डिफाइन करना है। तो मैं यूज़ करूँगा कांस्टेंट, देखते जाओ सिंटैक्स, कांस्टेंट देन कांस्टेंट का नेम। कांस्टेंट नेम मैंने रखा FK अंडरस्कोर यूज़र आईडी। FK मीन्स फॉरेन की, अंडरस्कोर यूज़र आईडी जैसा हमारा कॉलम है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज ऑफ द डेवलपर। ये हमारे ही काम आता है, किसी एंड यूज़र के काम नहीं आएगा। हम डेवलपर हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। तो FK यूज़र आईडी तो कॉलम नेम हो गया। उसके बाद मुझे डिफाइन करना है फॉरेन की, FOREIGN फॉरेन की। और फॉरेन की के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करूँगा और वो कॉलम डिफाइन करूँगा जिसको मुझे एज ए फॉरेन की बनाना है। मुझे ये यूज़र आईडी बनाना है ना, तो इसके अंदर मैंने लिख दिया फॉरेन की, मतलब फॉरेन की सेट हो जाए यूज़र आईडी। अब उसके बाद में मुझे एक रेफरेंस पास करना है। तो रेफरेंस मैं दूंगा किस टेबल का, यूज़र्स टेबल का। यूज़र्स टेबल में यूज़र आईडी कॉलम, ये बस ये सिंपल सा सिंटैक्स है। कांस्टेंट बनाओ FK यूज़र आईडी से और फॉरेन की किसको बना दो, यूज़र आईडी जो इस टेबल के अंदर है। और उसके बाद में रेफरेंस कहाँ से कलेक्ट करेंगे, यूज़र टेबल्स के, यूज़र टेबल का भी यूज़र आईडी। ये ज़रूरी नहीं मैं यहाँ पे यूज़र आईडी ही लूँ, मैं इसको UID भी कर सकता हूँ, ठीक है। UID बना के यहाँ पे मुझे UID पास करना पड़ेगा और कुछ चेंज नहीं करना। कांस्टेंट का नेम जैसा तुमको सही लगे वो तुम बनाओ, ठीक है। अभी के लिए मैं अंडू कर रहा हूँ। अब इसको सिंपली क्या करना है, मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ और सिंपली गो पे क्लिक करो, टेबल बन जाएगी हमारी। बन गई, जाके देखते हैं, ये रही हमारी ऑर्डर्स टेबल। स्ट्रक्चर पे आके देखते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, प्राइमरी की पे येलो मार्क आ रहा है और इस पे ग्रे मार्क आ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस और बताऊंगा क्या आता है दोनों में। डिफरेंस बस इतना ही है कि ऑर्डर जो प्राइमरी की होते हैं ना उसमें नल कभी भी स्टोर नहीं होता, ये देखो नल आ रहा है डिफॉल्ट। और जो यूज़र आईडी है उसमें नल वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन होता है। अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी इंसर्ट क्वेरी हिट करते हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, कॉलम्स डिफाइन कर देते हैं। कॉलम क्या था, ऑर्डर नंबर, आईडी तो अपने आप हो ही जाएगा ना, ऑर्डर नंबर और टोटल अमाउंट और यूज़र आईडी, ठीक है। वैल्यूज़ डिफाइन कर देते हैं, वैल्यूज़ ऑर्डर नंबर फॉर एग्जांपल कुछ भी रैंडम नंबर डाल देते हैं। टोटल अमाउंट में रख देता हूँ 500 और यूज़र आईडी में मैं कर देता हूँ 2, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और मैंने कर दिया पेस्ट, गो पे क्लिक। एक और एसक्यूएल क्वेरी हिट करते हैं। इस बार मैं यूज़र आईडी क्या कर दूंगा 1 और अमाउंट भी मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 300, ऑर्डर नंबर कुछ और कर देते हैं, ठीक है। गो पे मैंने क्लिक किया तो 2 रो बन जानी चाहिए, वहाँ पे बन गई, देखो बन रही है 2 रो। अब ये देखो ये जो यूज़र आईडी में ना 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, मैं जैसे इस पर माउस लेके जाऊँगा ना तो ये देखो एज ए लिंक बन रहा है। इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, यूजर्स टेबल के अंदर। और एक क्वेरी हिट कर दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इक्वल टू 2, मतलब 2 नंबर यूजर आईडी का डेटा लेके आ गया। तो क्यों लेके आया, बिकॉज ये यूजर आईडी जो है एक फॉरेन की कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इतना हम समझ चुके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल ये चाहता हूँ कल को मान लो कि ये जो यूजर आईडी 2 है उसकी डेटाबेस में ज़रूरत ही ना हो। कल को एडमिन चाहता है कि भाई यूजर आईडी 2 का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाए, तो डिलीट हो जाए तो डिलीट की क्वेरी हिट करके देख लेते हैं। डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इक्वल टू 2। जब डिलीट करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है यही क्वेरी हिट करनी पड़ेगी ना, तो करके देखते हैं। मैंने क्वेरी बनाई, वो पे मैंने क्लिक किया और ओके किया। ये देखो लास्ट में क्या बोल रहा है, कैन नॉट डिलीट और अपडेट ए पेरेंट रो, ए फॉरेन की कांस्टेंट फेल्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर हमने किसी कॉलम को एज ए फॉरेन की बना दिया और लिंक कर दिया किसी दूसरी टेबल से, तो अब वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड कभी डिलीट नहीं हो सकता। मतलब यूजर्स टेबल से यूजर आईडी 2 कभी भी डिलीट नहीं हो सकता, परमानेंट डिलीट तो कतई नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज हमने उसको एज ए फॉरेन की बना दिया और वो भी कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, राइट। अब अगर फिर भी करना हो हमें डिलीट, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, अब वो देख लेते हैं। उसके लिए सिंपल सी क्वेरी क्या होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट हमने बनाया उस कांस्टेंट को डिलीट करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट, तो वो करके देख लेते हैं। उसके लिए सिंपल सी क्वेरी होती है, अगर डिलीट करना है तो जाहिर सी बात है एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है तो ऑल्टर कमांड यूज आएगी, ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स। उसके बाद क्या करना है, कांस्टेंट को डिलीट करना है तो ड्रॉप फॉरेन की, और फॉरेन की का नाम क्या था, FK अंडरस्कोर यूजर आईडी।
तो ये याद रखना जब भी बनाते हो, ठीक है। तो मैं जनरली यही प्रेफरेंस देता हूँ कि जो भी फॉरेन की कांस्टेंट बना रहे हो तो की का नाम के आगे एफ के अंडरस्कोर लगा दो, ठीक है, ताकि हम भूले से भी ना भूलें। अब मैं क्या करता हूँ, इसको गो पे क्लिक करता हूँ, कन्फर्मेशन पूछ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट डिलीट हो चुका है। अब फिर से हम क्या करते हैं, यूज़र ID 2 को डिलीट करके देखते हैं। डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र ID इज इक्वल्स टू 2। गो पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके, तो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। जाके कन्फर्मेशन के लिए देखते हैं, यूजर्स टेबल में जाके देखते हैं, ठीक है, 2 नंबर पे कुछ नहीं दिख रहा बिकॉज डेटा डिलीट हो गया। और अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर्स में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे तो डेटा रहेगा, जाहिर सी बात है। क्यों रहेगा, बिकॉज हमने यहाँ से थोड़ी ना डिलीट किया, इसमें तो कॉलम में पड़ा है ना। बट देखो अब मैं अगर इस पर माउस लेके जा रहा हूँ ना, तो ये लिंक नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, बिकॉज जो कॉन्स्टेंट था वो रिमूव हो चुका है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम कॉन्स्टेंट बनाते हैं एक नई टेबल के अंदर, और किस तरह से हम फॉरेन की कॉन्स्टेंट को डिलीट करते हैं, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर अगर कल को हमें कॉन्स्टेंट बनाना हो तो वो किस तरह से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर स्टूडेंट ID है, और ये हमारे पास है पेमेंट्स टेबल। इसके अंदर हम एक नया कॉलम बनाते हैं जिसको हम एज ए कॉन्स्टेंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सिंपली से क्या करना है, SQL पे आते हैं, अल्टर करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, टेबल के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो अल्टर टेबल पेमेंट्स। अब क्या करना है, सबसे पहले तो एक नया कॉलम ऐड करना, तो ऐड कॉलम कॉलम का नेम क्या रखते हैं, फॉर एग्जांपल इस बार STD ID रख के दिखाता हूँ, ठीक है, STD ID, और उसको डेटा टाइप दे देना हमें इंट। उसके बाद क्या करना है, ऐड कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का नाम आएगा सबसे पहले, तो FK_STD ID। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, फॉरेन की डिफाइन करना पड़ेगा। फॉरेन की क्या होगी हमारी, STD ID। उसके बाद क्या करना है, रेफरेंस पास करना है, तो रेफरेंस हम किस टेबल से लाएंगे, स्टूडेंट से। स्टूडेंट टेबल का कौन सा कॉलम, student_ID, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और मैंने किया गो पे क्लिक, तो क्वेरी हमारी हिट हो गई। पेमेंट्स टेबल में जाके देख लेते हैं, ब्राउज पे क्लिक करके, तो अभी के लिए नल आ रहा है ना, नल आएगा ना, बिकॉज अभी तो मैंने बनाया है। कल को तुम कुछ पास करना चाहो तो वो कर दो, बाकी सेम रहेगा। इंसर्ट करो तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा STD ID के अंदर, और वो रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। तो सिंपल सा था किस तरह से हम फॉरेन की कांस्टेंट को ऐड करते हैं और किस तरीके से डिलीट करते हैं। अब हम देखते हैं ज्वाइन क्लोज क्या करता है, मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके डेटा हमारे सामने प्रोड्यूस करता है। जनरली होता क्या है, फॉरेन की प्लस प्राइमरी की का रिलेशन बनता है और दोनों ही टेबल्स का डेटा हमारे सामने आ जाता है। अब ज्वाइन जनरली होते हैं 3 तरह के, एक होता है इनर ज्वाइन, दूसरा होता है लेफ्ट ज्वाइन, और थर्ड होता है राइट ज्वाइन। तीनों की क्वेरीज किस तरीके से लिखी जाती है वो तो हम देखेंगे, बट थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आई बिलीव पहले समझाना ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। अभी जैसे हमारे सामने पेमेंट्स टेबल है, पेमेंट्स टेबल में हमने एक कॉलम बनाया था STD ID जो कि एक फॉरेन की है। यूजर्स टेबल ऑर्डर्स टेबल में भी बनाया था यूज़र वाला, बट वो मैंने फॉरेन जो उसका कॉन्स्टेंट डिफाइन किया था वो डिलीट कर दिया था। उस पर भी आएंगे, पहले पेमेंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि SQL क्वेरी हिट करता हूँ, सिंपल सी क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट्स इनर ज्वाइन। सबसे पहले इनर ज्वाइन देखते हैं, उसके बाद लेफ्ट और राइट देखेंगे, ठीक है। इनर ज्वाइन दूसरी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। लेफ्ट में है पेमेंट्स और राइट में है स्टूडेंट्स, मतलब मुझे पेमेंट्स से डेटा लेके आना है ज्वाइन करते हुए स्टूडेंट्स को। ऑन पेमेंट्स डॉट STD ID इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट स्टूडेंट ID। बस दैट्स इट, इतना सही था और कुछ भी नहीं। अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया गो पे क्लिक, तो ये देखो कितने कॉलम्स आए, पेमेंट, अमाउंट, STD ID, ये तीनों किस टेबल के आ रहे हैं, पेमेंट्स टेबल से। और उसके बाद देखो स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ और सिटी नेम, ये कौन सी टेबल से आ रहे हैं, ये स्टूडेंट टेबल से आ रहे हैं। बट अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही रोज आ रही हैं। 3 रो क्यों आ रही है, बिकॉज एंड ऑफ द डे पेमेंट टेबल के अंदर कितने कॉलम्स थे, 3 ही तो कॉलम्स थे, सॉरी 3 ही रोज थी। 1 2 3 ID हमें दिख रही है, बट हो सकता है स्टूडेंट के अंदर ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकता है कि होंगे ही ना, बिकॉज 3 और 5 आई बिलीव 3 4 5 2 थे, है ना। जाके देख लेते हैं यार, हम जाते हैं MyDB स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट में देखो 3 रिकॉर्ड है, 3 4 5 4 वाला स्किप हो गया था ना। क्यों स्किप हुआ, बिकॉज पेमेंट्स के अंदर 4 नंबर पे कुछ भी डेटा मिला नहीं था, राइट। अब मैंने आई बिलीव कॉपी करके रखा है, ठीक है। ये हमारी क्वेरी थी, मैं अगेन गो कर देता हूँ, तो ये देखो 3 सेम रिकॉर्ड वापस आ गया, 4 वाला नहीं आया, बिकॉज पेमेंट्स के अंदर 4 नंबर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिला,
गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी तक हमने सेलेक्ट स्टार किया है क्वेरी के साथ। स्टार का मतलब तो तुमको पता ही है कि उस पर्टिकुलर टेबल के सारे कॉलम हमें चाहिए होते हैं, तब हम स्टार का यूज़ करते हैं। और अभी हम ज्वाइन के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों टेबल के सारे कॉलम हमारे सामने आ रहे हैं। बट कई केसेस में हमें सारे कॉलम नहीं चाहिए होते, कुछ स्पेसिफिक कॉलम ही चाहिए, तो वो किस तरह से हम ला सकते हैं उसको देखते हैं। तो क्वेरी सेम ही होगी, बस मैं स्टार को क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा पर्टिकुलर कॉलम से जो जो मुझे चाहिए। तो मैंने पेमेंट आईडी यूज़ किया, दूसरा मैं अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तीसरा मैं STD ID यूज़ कर रहा हूँ, और चौथा मैं स्टूडेंट नेम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें पता है कि ये तीनों कॉलम जो हैं वो पेमेंट टेबल से आएंगे और स्टूडेंट का जो नाम है वो स्टूडेंट्स टेबल से आएगा, राइट। बट कल को कई बार ये भी हो सकता है कि सेम टेबल्स मतलब कल को इन रेयर केसेस कोई ऐसा कॉलम हो जो कि दोनों टेबल में कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं अभी देखेंगे। अभी के लिए मैं इसको ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। गो पे मैंने क्लिक किया तो देखो सारे कॉलम्स आ चुके हैं, बस स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट नेम आ रहा है, राइट। अब मैं जो अभी कह रहा था तुमको उसका मतलब ये है, उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिकली डुप्लीकेट कॉलम्स को मैनिपुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेबल नेम को यूज़ कर सकते हैं कि भाई मुझे पेमेंट्स टेबल से पेमेंट आईडी चाहिए, फिर पेमेंट्स डॉट टेबल से अमाउंट चाहिए। तो मतलब टेबल नेम डॉट कॉलम नेम अगर कर देंगे तो वो पर्टिकुलर कॉलम उसी पर्टिकुलर टेबल से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर पेमेंट्स डॉट स्टूडेंट नेम करूँगा तो देखते हैं, हिट करके तो देखें क्या होता है। नीचे एरर आ गई है, देखो क्या बोल रहा है, अननोन कॉलम पेमेंट स्टूडेंट नेम। मतलब ये कि पेमेंट्स में तो स्टूडेंट नेम है ही नहीं, स्टूडेंट्स में है ना, तो वो करो। मैंने किया गो पे क्लिक तो देखो वो रिकॉर्ड आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, राइट। अब मैं एक बार के लिए मैंने SQL लाइब्रेरी मैंने कॉपी करके रखी, मैं दोबारा कर लेता हूँ। मैं ब्राउज पे करता हूँ, पेमेंट्स टेबल में जाता हूँ। पेमेंट्स टेबल में देखो 4 रोज़ हैं, चौथी रोज़ जो है उसमें STD ID नहीं है, स्टूडेंट ID नहीं है, मैंने एक एंट्री क्रिएट कर दी थी। अब हमारे सामने जब हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं तो रोज़ तो 3 ही आ रही है, चौथी रो नहीं आ रही 5000 वाली, सॉरी 2000 वाली, राइट। तो वो किस तरह से आ सकती है वो देखते हैं। मैंने क्या किया, फिर से SQL पे जाता हूँ। मैं क्या करूँगा, ये जो इनर ज्वाइन है ना, इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा लेफ़्ट ज्वाइन से। अब देखना क्या होता है, मैंने किया गो पे क्लिक तो देखो वो वाली रो भी आ गई जो 5th नंबर ID पे थी। पेमेंट ID 5th 2000 था, स्टूडेंट ID पे कुछ नहीं था तो नल ही आएगा। और स्टूडेंट नेम का भी कॉलम आ रहा है, कॉलम तो आएगा ना, जाहिर सी बात है, बट उस कॉलम में कुछ वैल्यू नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि रिलेशन बिल्ड ही नहीं हुआ, राइट। अब सेम काम हम स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर जाके भी देखते हैं। मैं स्टूडेंट टेबल में जाता हूँ, देखते हैं ना कितने रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड है, 3 4 5 पे। हमें पता है कि 3 और 5 का तो डेटा वहाँ पे है, नाम सेम है, तो मैं चेंज कर देता हूँ एक बार के लिए, इसको कर देता हूँ रोहन फॉर एग्जांपल। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। 3 पे जॉन है, 4 पे रोहन है, 5 पे जॉय है, राइट। अब मैं वापस SQL पे जाता हूँ और मैं सेम SQL क्वेरी ही मैंने हिट की है। मैं इस बार लेफ़्ट की बजाय मैं क्या यूज़ करूँगा, राइट जॉइन। तो देखना क्या डिफरेंस आता है। मैंने किया गो पे क्लिक तो देखो स्टूडेंट्स टेबल से सारा डेटा आ रहा है, मतलब सारा डेटा मतलब स्टूडेंट का नाम तो आ ही रहा है ना, रोहन, बट स्टूडेंट ID नहीं आ रहा, अमाउंट नहीं आ रहा और पेमेंट ID भी नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि रोहन के बिहाफ पे कोई रिकॉर्ड है ही नहीं पेमेंट्स टेबल में। तो लेफ़्ट जॉइन क्या करता है, जो लेफ़्ट वाला टेबल होता है, ये लेफ़्ट में कौन सा था, पेमेंट्स टेबल, उसका डेटा लाता है। और राइट जॉइन क्या करता है, जो राइट में टेबल था उसका डेटा लेके आता है। और इनर जॉइन क्या करता है, इनर जॉइन दोनों को कंबाइन करके दोनों का डेटा लेके आता है। ठीक है, जहाँ जहाँ रिलेशन बिल्ड होता है। ठीक है, अब अभी हमने किसके अंदर देखा, पेमेंट्स टेबल के अंदर देखा। पेमेंट्स में हमने कांस्टेंट बनाया हुआ है फॉरेन की, है ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, ये जो ऑर्डर्स टेबल थी, यहाँ पर एक कॉलम तो बनाया था फॉरेन की यूज़र ID, बट कांस्टेंट को डिलीट कर दिया था, तो यहाँ पर लिंक नहीं बन रहा था। कॉलम में वैल्यू है, यूज़र ID 2 है, 1 है, बट अब विदाउट कांस्टेंट क्या हम दोनों टेबल्स को मर्ज कर पाएंगे, मतलब इनर जॉइन यूज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल SQL पे जाता हूँ, क्वेरी हिट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स को यू कर देता हूँ। इनर जॉइन किससे करना है, सॉरी यूज़र नहीं, पहले ऑर्डर लिखना पड़ेगा ना, ऑर्डर्स ओ। इनर जॉइन करता हूँ मैं किससे, यूज़र्स से, यू। ठीक है, यूज़र्स यू। अब कहाँ पे मुझे करना है, ऑन लगाना पड़ेगा, तो ऑन करेंगे हम किस पे, ओ डॉट यूज़र ID इज इक्वल्स टू यू डॉट यूज़र ID। दैट्स इट, और कुछ भी चेंज नहीं है। गो पे मैंने किया क्लिक तो देखो डेटा तो आ रहा है, 1 नंबर वाला आ रहा है, यूज़र ID 1, यूज़र ID 1 2 बार आ रहा है। क्यों आ रहा है 2 बार, क्योंकि 2 बार मिल चुका है। अब एक ही बार क्यों आ रहा है, एक बार इस वजह से आ रहा है मेरे दोस्त, बिकॉज ऑर्डर टेबल में देखो यूज़र ID 2 तो है, बट यूज़र्स टेबल में यूज़र ID 2 है कि नहीं, वो तो देखें। यूज़र टेबल में जाके देखते हैं तो यूज़र टेबल में यूज़र ID 2 है ही नहीं। तो जहाँ पर रिलेशन बिल्ड हुआ, 1 नंबर यूज़र से रिलेशन बिल्ड हो चुका था, तो डेटा आ गया था। जिसका नहीं मिला वो कहाँ से आएगा, जाहिर सी बात है। तो कहने का ये मैंने एग्जाम्पल क्यों शो किया, ये इस वजह से किया, भले ही तुम किसी
की को कांस्टेंट बनाओ या फिर ना बनाओ, कांस्टेंट मीन्स विद एसक्यूएल क्वेरी उसको डिफाइन करो या ना करो, बट अगर रिलेशन मैच हो रहा है इनर जॉइंस के थ्रू तो वो डेटा ला सकता है। ठीक है, डेटा तो वो 100% लाएगा, डजेंट मैटर वो कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट डिफाइन है या फिर नहीं। MySQL में एलियास को यूज किया जाता है एक टेम्परेरी नेम देने के लिए, किसको, टेबल्स को और कॉलम्स को। एसक्यूएल क्वेरी हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यूजर्स टेबल पे ही ट्राई करके दिखाता हूँ। क्वेरी में लिखता हूँ फॉर एग्जांपल सेलेक्ट फुल नेम एज यूज़र नेम। तो ये जो एज यूज़र नेम किया ना मैंने, ये क्या है, एक एलियास है। ठीक है, कॉमा यूज़र आईडी एज UID, जितने चाहो उतने एलियास बनाओ हर एक कॉलम का स्पेसिफिक फ्रॉम यूजर्स। तो अभी मैंने एलियास किसका बनाया, कॉलम्स का बनाया। ठीक है, मैंने गो पे क्लिक किया तो देखो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब यूज़र नेम आया और UID आया तो उसने रीनेम कर दिया यूज़र नेम को और यूज़र आईडी को। ठीक है, ये तो मैंने किसका बनाया, एलियास, टेबल्स सॉरी कॉलम्स का। अब अगर मैं चाहूँ तो टेबल का भी बना सकता हूँ, यूज़र्स एज यू, ये कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैंने किया गो पे क्लिक तो ये देखो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, सेम आ गया। अब अगर मान लो ये तो सिंपल सी क्वेरी थी, मतलब एक ही टेबल से हम डेटा लेके आ रहे थे, तो अगर मैं टेबल का एलियास ना भी बनाऊँ तो भी ज़रूरी नहीं था, मैंने बस बना के दिखाया। बट एलियास को हम जनरली यूज़ कब करते हैं, जब हम जॉइंस के साथ काम करते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है कि मल्टीपल टेबल्स होती हैं, तो बार बार टेबल का नाम लिखना सही नहीं रहता। इतना बड़ा नाम तो बड़ा छोटा हो सकता है ना, तो बार बार कौन लिखे। और कई बार ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे कॉलम जो कि 2 या 3 टेबल्स में डुप्लीकेट हो जाएं तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से एसक्यूएल टैब पे जाता हूँ और वही पेमेंट्स वाली टेबल्स से मर्ज करके लाता हूँ। पेमेंट्स वाली टेबल से डेटा लाते हैं विद स्टूडेंट, राइट। तो सेलेक्ट स्टार नहीं करते, पेमेंट आईडी कॉमा अमाउंट कर देता हूँ। ठीक है, अमाउंट फ्रॉम टेबल नेम क्या था, पेमेंट्स। अब देखो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, एज पी कर रहा हूँ। तो मैंने एक एलियास बनाया किसका, पेमेंट टेबल का। मैंने नेक्स्ट लाइन पाया, मैंने लिखा इनर जॉइन स्टूडेंट्स, इसका मैंने एलियास बनाया एस। ओके, और क्या करना है, ऑन यूज़ करना है, ऑन कि वेयर मतलब रिलेशन कहाँ बिल्ड करना है। तो पी डॉट क्या होगा, स्टूडेंट STD ID इज इक्वल्स टू S डॉट STD स्टूडेंट ID। अब मुझे यहाँ पे टेबल का नाम नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि मैं एलियास को यूज़ कर सकता हूँ। और यहीं पे जो मैंने ये ऊपर कॉलम डिफाइन किए हैं, इनको मैं अभी डॉट के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं अभी के लिए इतना करके दिखाता हूँ। गो पे मैंने किया क्लिक तो डेटा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टूडेंट का नाम नहीं आया, वो भी तो लाना पड़ेगा, यूज़र एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम, गो पे किया मैंने क्लिक तो डेटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एलियास को भी हम कॉलम्स के साथ तो यूज़ करें, तो वो देखते हैं। तो पेमेंट डॉट जो ये है पेमेंट ID पी डॉट कर दूंगा मैं इसको, और इसको मैं एक बार के लिए रीनेम कर देता हूँ, एक एलियास यूज़ कर लेते हैं। और फिर पी डॉट अमाउंट, इसको नहीं कर रहा, फिर आएगा क्या, S डॉट स्टूडेंट्स नेम, राइट। इसको चाहो तो शॉर्ट में कर दो लाइक एज ST नेम। ठीक है, मैंने किया गो पे क्लिक तो ये देखो PID अमाउंट और ST नेम। MySQL में अब हम देखते हैं इन ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद देखेंगे बिटवीन ऑपरेटर को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, इन ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लोज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो अब हम इसको एक प्रैक्टिकल क्वेरी के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सिटी नहीं सॉरी एम्प्लॉयज़ है ना, वेयर डिपार्टमेंट इन। मैंने 2 डिपार्टमेंट इसमें पास करता हूँ, IT और HR। इस क्वेरी का मतलब ये कि मुझे वो सारे एम्प्लॉयज़ ला दो जिनका डिपार्टमेंट या तो IT हो या फिर HR हो। ठीक है, मैंने किया गो पे क्लिक तो देखो 3 रोज़ आ गई, 2 तो IT के आए और 1 HR के आए। ब्राउज पे क्लिक करके देखते हैं, सारे टोटल 6 रिकॉर्ड थे, 2 IT के, 1 HR का और बाकी 3 अलग, राइट। अब इसको तुम कहोगे कि भैया इसको तो हम वेयर क्लोज के साथ भी कर सकते थे, वेयर वो लगा सकते थे ना, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू IT फिर डिपार्टमेंट इक्वल टू HR, राइट। तो कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, बट करने की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास इतना सिंपल ऑप्शन है, राइट। तो ये हमने देख लिया इन। इसी तरीके से एक और होता है नॉट इन, जो कि जस्ट रिवर्स होता है इन का। अब ये क्वेरी हमें क्या रिटर्न करके दे देगी, वो सारे यूजर्स रिटर्न करके दे देगी जो कि IT और HR डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते। गो पे मैंने क्लिक किया तो देखो वो सारे आ गए जो कि IT और HR से बिलोंग नहीं करते। गॉट इट।
तो एक तरीके से कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू IT एंड नॉट इक्वल टू HR, राइट। तो ये हमने देख लिया इन ऑपरेटर। अब हम देखते हैं कौन सा, बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है, जनरली एक रेंज के बीच की वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है। जैसे मान लो हम एक क्वेरी लिखते हैं और उस क्वेरी के थ्रू हमें वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी जो है 25 से 27 हज़ार के बीच में हो, ठीक है। अभी हमारे पास टोटल 6 एम्प्लॉयज़ हैं, क्वेरी अब हम लिखते हैं 25 से 27 के लिए। तो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 25,000 एंड 27,000, दैट्स इट। अगेन यहाँ पे तुम वो लिख सकते थे वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000, वो तुम्हारी मर्जी है, बट मैं जो बता रहा हूँ वो भी देख लो, ठीक है। बिटवीन, तो जैसे मैंने क्लिक किया गो पे तो हमारे सामने 3 रिकॉर्ड आ गए, 25, 27 और 25 के, जतिन, रानी और रिजवान। ब्राउज पे क्लिक करके देखते हैं बाकी के रिकॉर्ड। बाकी के जिनकी सैलरी है वो 24 है, 20 है और 18 है, राइट। तो बहुत सिंपल सा है, इनको और बिटवीन को यूज़ करना। तुम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको यूज़ करके देख सकते हो। अब हम MySQL के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उनको यूज़ करके देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। इसी लिस्ट में सबसे पहला फंक्शन है min, जो कि काम आता है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी एक कॉलम में से। फिर है मैक्स, जो कि मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके देगा। फिर है काउंट, जो कि हमें बेसिकली काउंट करके देगा पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं। फिर आता है एवरेज, जो कि हमें उस कॉलम का एक एवरेज फाइंड आउट करके देगा। और लास्ट आता है सम, जो कि उस पर्टिकुलर कॉलम की सारी वैल्यूज़ को सम करके रिटर्न कर देगा। अब SQL क्वेरीज में इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। जाहिर सी बात है अर्थमेटिकल ऑपरेशन है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो हम इसको पेमेंट्स टेबल के साथ यूज़ करके देखते हैं, अमाउंट वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट min, ठीक है। इसको चाहे कैपिटल में लिखो या स्मॉल में, डजेंट मैटर। min फंक्शन, इसके अंदर हम क्या कॉलम पास कर देंगे, अमाउंट फ्रॉम पेमेंट्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। गो पे मैंने क्लिक किया तो देखो क्या रिटर्न कर रहा है, 500। ब्राउज पे क्लिक करके देख लेते हैं मिनिमम अमाउंट क्या था, 500 ही था, 2000, 1500, 2000, करेक्ट। उसके बाद दूसरा फंक्शन है सेम, min को रिप्लेस कर देते हैं मैक्स से, मैक्स, और इसको चाहो तो ID भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वही पर्टिकुलर एक ही कॉलम आएगा, नहीं, उस रो का पूरा डेटा आ सकता है। ये देखो मैक्स फंक्शन क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू लेके आ गया विद पेमेंट ID, राइट। ब्राउज पे क्लिक करके देख लेते हैं, 2000 इसका भी था, तो जो पहले मिलेगा वो फाइंड आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद में तीसरा फंक्शन था काउंट करके देख लेते हैं। काउंट में मैं क्या करता हूँ, पेमेंट ID ना पास करके, सॉरी अमाउंट ना पास करके पेमेंट ID कर देता हूँ। ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा वो देखो, ये पेमेंट ID 4 रिटर्न कर रहा है। तो ये बेसिकली ये करता है कि नंबर ऑफ रोज़ एक तरीके से काउंट करके ला रहा है कि पेमेंट ID कॉलम में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो 4 ही तो रिकॉर्ड हैं, करेक्ट। 1 2 3 5 4 नहीं है, राइट। उसके बाद एक और फंक्शन होता है, वो देखते हैं। काउंट के बाद आता है एवरेज, AVG, ठीक है। इसमें अमाउंट ही पास करना पड़ेगा फ्रॉम पेमेंट्स। गो पे क्लिक करते हैं तो ये देखो इसने एवरेज निकाल दिया 1375। सिंपल कुछ नहीं किया इसने, सभी को सम किया और डिवाइड बाई 4 कर दिया, ठीक है। तुम अपने लेवल पे कर लेना। उसके बाद में SQL में आते हैं और लास्ट फंक्शन देख लेते हैं, जो कि है सम क्या करेगा, अमाउंट वाले कॉलम में जितने भी रोज़ हैं उन सभी को सम करके ला देगा। देखो 5500 आ रहा है, करके देख लेते हैं। ब्राउज पे जाते हैं तो 2000, एक 3000, 3500 और 2000, 5500 हो गए। तो ये बेसिक से फंक्शंस हैं, इनको यूज़ करके देख सकते हो। अब हम देखते हैं MySQL वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड का यूज़ देखो जनरली स्ट्रिंग के बेसिस पे कुछ डेटा फिल्टर करना होता है ना, तब हम करते हैं, और इसको लाइक ऑपरेटर के साथ हम यूज़ करते हैं। अभी हम चलते हैं एम्प्लॉयज़ टेबल पर, और एम्प्लॉयज़ टेबल पे मैंने 4 रोज़ बना रखी है, जतिन, रानी, लोकेश, रिजवान नाम से, ठीक है। अब हम कुछ फिल्टर करके देखते हैं रिकॉर्ड को, मेरे साथ देखते जाओ और तुम अपने लेवल पर ट्राई कर लो, ठीक है। लाइक ऑपरेटर का यूज़ आएगा और 2 सिंबल इसमें यूज़ आते हैं, एक तो आता है परसेंटेज और दूसरा आता है अंडरस्कोर। पहले हम परसेंटेज के साथ ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सी क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर नेम था या फुल नेम था, आई डोंट नो, वेयर एम्प्लॉय नेम था आई बिलीव, मैं यार भूल जाता हूँ, दोबारा जाके देखना पड़ेगा। वेयर फर्स्ट नेम है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर फर्स्ट नेम लाइक, देन सिंगल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा बिकॉज एंड ऑफ द डे स्ट्रिंग है। देन मैंने लिखा परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद में मैंने लिख दिया ए, सॉरी परसेंटेज के बीच में मैंने लिखा ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मुझे वो सारे रिजल्ट ला के दो जिसके फर्स्ट नेम के अंदर ए आता हो,
फर्स्ट नेम में ए आता हो, ठीक है। मैं गो पे करता हूँ क्लिक, मैं इस क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने किया गो, तो ये देखो 3 रोज मेरे सामने ले गया। जतिन में भी ए आता है, रानी में भी ए आता है और रिजवान में भी ए आता है। ब्राउज पे क्लिक करके देखते हैं तो टोटल 4 थी। लोकेश में ए नहीं आ रहा था तो वो स्किप हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं फॉर एग्जांपल ये परसेंटेज पहले वाला हटा देता हूँ और मैंने ए परसेंटेज लिखा, तो ये क्या करेगा, ये वो सारे रिकॉर्ड मुझे ला के देगा जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हों, ठीक है। मैंने गो पे क्लिक किया तो नो रिकॉर्ड, 0 आ रहा है बिकॉज ए से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। जे से हो रहा है, आर से हो रहा है, एल से हो रहा है, राइट। तो मैं आर से ट्राई कर लेते हैं, आर से बेसिकली 2 रिकॉर्ड आने चाहिए। मैंने आर लिखा तो देखो आर के बेसिस पे 2 रिकॉर्ड आ गए, रानी और रिजवान। तो अगर हमें कुछ स्टार्टिंग कैरेक्टर से मैच करना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे मान लो इस तरीके से मैं लिखता एन लिख देता हूँ। पहले देख लेते हैं ना कितने रिकॉर्ड हैं, 4 रिकॉर्ड थे किसी, फॉर एग्जांपल एन वाले कितने 2 है ना। मैं फिर से एसक्यूएल क्वेरी ये लिख देता हूँ, परसेंटेज एन लिख देता हूँ इस बार। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि मुझे वो सारे रिकॉर्ड ला के दो जिनका फर्स्ट नेम एंड होता हो एन पर। गो पे क्लिक किया तो ये देखो जतिन और रिजवान आ गया, राइट। तो इस तरीके से काफ़ी सारे वेरिएंट्स बना सकते हैं। ये हमने देख लिया परसेंटेज के साथ। अब मान लो हमारे सामने कुछ ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो जिसमें हमें वो सारे यूजर्स चाहिए जिनके नाम फर्स्ट नेम का सेकंड लेटर या तो ए हो या फिर ओ हो। तो वो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वेयर क्लोज पे आके सीधा सा लाइक लगा देता हूँ, लाइक वेयर फर्स्ट नेम, लाइक सिंगल कोटेशन के अंदर आके मैं क्या लिखूँगा, इस बार परसेंटेज नहीं लिखूँगा, इस बार मैं लिखूँगा @ ए, और यहाँ पे फिर बाद में मैं लगाऊंगा परसेंटेज, ठीक है। और ये सेम कंडीशन को मैं कर लूँगा कॉपी और क्या लगा दूंगा और ऑपरेटर, बिकॉज हमें या तो ए चाहिए या फिर ओ चाहिए ना। मैंने इसको कर लिया कॉपी, गो पे मैंने किया क्लिक तो ये देखो 3 रिकॉर्ड आ गए। नाउ लेट्स यूज ऑर्डर बाय कीवर्ड। ऑर्डर बाय का यूज़ किया जाता है डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए। अभी तक हमने ऑर्डर बाय को यूज़ नहीं किया था। इसका मतलब ये कि MySQL डिफ़ॉल्ट डेटा रिटर्न कर रहा था असेंडिंग ऑर्डर में ही, ठीक है। अब हम यूज़ करके देखते हैं और हम मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा के ऑर्डर को बेस्ड ऑन द एनी कॉलम। अभी जैसे ये एम्प्लॉयज़ टेबल है, एम्प्लॉयज़ टेबल में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी। हम 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। पहले एम्प्लॉय आईडी से ट्राई करेंगे, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी से, ठीक है। तो सिंपल सी क्वेरी रहेगी यही, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़। वेयर क्लोज का हमें यूज़ नहीं करना। अब मैं यूज़ करूँगा ऑर्डर बाय देन कॉलम नेम, एम्प्लॉय आईडी। अगर मैं कुछ असेंडिंग ऑर्डर में चाहता हूँ तो मैं ASC लिख दूँ, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहता हूँ तो DESC लिख दूँ, ठीक है। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देखते हैं। गो पे मैंने क्लिक किया तो देखो सबसे पहली आईडी कौन सी आई, 4 वाली, 4 3 2 1, करेक्ट। अगर मैं सेम कॉपी करके लाऊं और मैं फिर से SQL हिट करूं और अगर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए मुझे तो ASC लिख दो। और अगर नहीं भी लिखूंगा, मतलब ऑर्डर बाय नहीं भी लिखूंगा तो भी वो डिफ़ॉल्ट आ ही रहा था, राइट। मैंने किया गो पे क्लिक तो 1 2 3 4, ये तो हमने देख लिया आईडी के साथ में। अब हम देखते हैं फर्स्ट नेम के साथ में। तो ऑर्डर बाय इस बार मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम, मैं सिर्फ इतना ही लिख देता हूँ ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। तो ये डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही लेके आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या आया, 1 फिर 3 फिर 2 फिर 4, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर रहा है। ABCD जो होती है ना, ABCD में जो लेटर सबसे पहले आएगा तो वो सबसे स्टार्ट में आ रहा है, J L R और R के फॉर्म में, ठीक है। डिसेंडिंग में चाहिए तो डिसेंडिंग कर दो। डिसेंडिंग के लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा DESC, और ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया RRLJ। इसी तरीके से अगर हमें लास्ट नेम के साथ चाहिए तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, हमें सिर्फ फील्ड को चेंज करना है। मैं सैलरी के साथ करके दिखा देता हूँ, तो सैलरी के साथ करके देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट के साथ ही जाने देते हैं। तो ये 24 25 25 और 27 असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। और अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देख लेते हैं, DESC, और गो पे मैंने किया क्लिक तो ये देखो 27 25 25 और 24। तो ये सिंपल सा है ऑर्डर बाय, कोई खास बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इसको वेयर क्लोज वगैरह के साथ किस तरीके से यूज़ करना है वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे असेंडिंग ऑर्डर में तो चाहिए बट सैलरी ग्रेटर देन हो 25, ठीक है। तो वेयर सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देते हैं, चलो ग्रेटर देन ही करते हैं 25। ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम कर देते हैं, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम डिसेंडिंग। बस इसको करके देखें रन। मैंने किया गो पे क्लिक, एरर आ गई कुछ ना कुछ, फर्स्ट नेम डिसेंडिंग, ऑर्डर्स बाय हो गया, एस और आ गया ना बाय मिस्टेक, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये देखो एक ही रिकॉर्ड आया 27,000 वाला। अगर हम कुछ चेंज करके देखें, फॉर एग्जांपल 25,000 था ना, मैं इसको 24 कर देता हूँ ना, SQL क्वेरी
इसको मैंने कर दिया 24, एस फिर से मिस हो गया, गो पे किया क्लिक, तो ये देखो 24 से ज़्यादा 3 रिकॉर्ड थे, 25, 27 और 25, बट किसके बेसिस पे आ रहे हैं? ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम के बेसिस पे आ रहे हैं, राइट, रिजवान, रानी एंड जतिन, और डिसेंडिंग किया था ये रहा। तो बहुत सिंपल सा है, इसको यूज़ करके देखो। माई सिक्वल में ग्रुप बाय स्टेटमेंट का काम होता है डेटा की ग्रुपिंग करना। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले फंक्शंस को यूज़ किया, काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज, सम, उनके साथ ग्रुप बाय का यूज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे हमारे सामने ये टेबल है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ कॉलम है, उसमें से एक कॉलम है सिटी नेम। कल को हमारे सामने एक ऐसी कंडीशन हो, ऐसी क्वेरी हमें लिखनी हो जिसमें हम सिटी वाइज बता सकें कि इस सिटी में इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं। जैसे हमारे सामने दिल्ली के 2 बच्चे हैं, मुंबई का 1 है, तो और भी सिटीज़ हो सकती है ना। एक स्कूल में मान लेते हैं 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो किस सिटी में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, किस सिटी के कितने स्टूडेंट्स आई मीन टू से, वो हम एक क्वेरी से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। उसमें यूज़ आएगा ग्रुप बाय, ठीक है। तो मैं क्या क्वेरी लिखूँगा, सेलेक्ट काउंट स्टूडेंट आईडी, काउंट के अंदर स्टूडेंट आईडी एज टोटल स्टूडेंट, इसको मैंने रीनेम एलियास बना दिया, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, सिंपल सी क्वेरी है। अब इसके आगे कंटिन्यू में हमें यूज़ करना है ग्रुप, GROUP, ग्रुप बाय वॉट, ग्रुप बाय सिटी नेम, और यहाँ पर एक कॉलम और कॉल कर लेते हैं एज टोटल स्टूडेंट्स के बाद में सिटी नेम। इतनी सी क्वेरी है, सेलेक्ट काउंट स्टूडेंट आईडी एज टोटल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी को काउंट करके टोटल स्टूडेंट में डाल देगा। एक तरीके से हम स्टूडेंट आईडी को रीनेम करें टोटल स्टूडेंट से, और सिटी नेम लेके आ रहे हैं और ग्रुप बाय कर रहे हैं सिटी नेम के बिहाफ पे, ठीक है। इसको चाहो तो ऐसे ब्रेक कर लो, गो पे मैंने किया क्लिक, तो देखो सिंपल सा रिजल्ट आ गया हमारे सामने। सिटी नेम दिल्ली, टोटल स्टूडेंट्स 2, मुंबई 1। इसी तरीके से अगर मान लो इस यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड होते तो हर एक सिटी की एक रो बनती और सामने टोटल स्टूडेंट लिखा हुआ जाता। अब हम देखते हैं माई सिक्वल के अंदर हम लिमिट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लिमिट का सिंपल सा काम होता है, एक बार में हमें कितना डेटा रिटर्न करना है वो लिमिट सेट कर देना, ठीक है। डेटाबेसेस के अंदर तो यार थाउजेंड्स क्या लाखों में भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो एक ही क्वेरी के थ्रू लाखों रिकॉर्ड थोड़ी ना रिटर्न किए जाते हैं। अभी तो हमने सिंपल सी क्वेरीज लिखी थी, वहाँ पे टेबल के अंदर डेटा भी 4, 5, 10 रिकॉर्ड थे तो वो रिटर्न हो रहे थे। बट रियल केसेस में ऐसा होता नहीं है। रियल केसेस में जब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर लाखों एंट्रीज होती हैं एक ही टेबल में, तो एक बार में सारा डेटा थोड़ी ना रिटर्न करना होता है। काफ़ी सारे वेयर क्लोज लगते हैं, काफ़ी सारे ऑर्डर बाय लगते हैं और लिमिट भी लगती है। तो लिमिट का बेसिक यूज़ क्या है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सामने 4 रोज़ हैं, हमें 2 ही रोज़ को रिटर्न करना है, ठीक है। तो उसकी क्या क्वेरी होगी वो देखते हैं। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़, वेयर वगैरह कुछ नहीं होगा, बस इतनी सी क्वेरी है। अगर मैं इतना सा चलने दूंगा तो सारा डेटा रिटर्न हो जाएगा, बट मुझे सारा नहीं करना, मुझे 2 रिकॉर्ड रिटर्न करना, तो मैं लिमिट लगा दूंगा 2 की, लिमिट स्पेस 2। अब देखना क्या होता है, मैंने किया गो पे क्लिक, तो इसने देखो 2 ही रोज़ लेके आया, 1 और 2 वाली। ब्राउज पे क्लिक करके देखते हैं कितनी रोज़ है, 1 2 3 4 है, बट डेटा कौन सा लेके आया, स्टार्ट की 2 वाली रोज़, राइट। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही चल रहा है, कोई चेंज नहीं है। जब तक हम इसका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे तब तक वो हमेशा टेबल के स्टार्ट वाले ही डेटा लेके आएगा। अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है तो आप सिंपली लिमिट के बाद में ऑर्डर बाय लगा दो, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी डिसेंडिंग कर देते हैं इस बार, ठीक है। असेंडिंग तो क्योंकि था ही डिफ़ॉल्ट। अब देखो इसमें एरर है, मैं अगर गो पे क्लिक करूँगा तो एरर आएगा। ये क्या बोल रहा है, सिंटेक्स एरर है, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी डिसेंडिंग वाली। तो जनरली होता क्या है, ऑर्डर बाय पहले आता है और लिमिट बाद में आता है, ठीक है। लिमिट सबसे एंड में आएगा, जो भी आपकी क्वेरी के अंदर वेयर क्लोज लगने हैं, जो भी कंडीशंस लगनी है वो लगा दिया, उसके बाद ऑर्डर बाय असेंडिंग डिसेंडिंग वॉटेवर, और उसके बाद लास्ट में लिमिट। तो मैंने किया गो पे क्लिक, तो देखो इस बार कौन सा रिकॉर्ड आया, पहले 4 वाला आया फिर 3 वाला आया, ठीक है। तो ये था बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब इसको हम एक बार वेयर क्लोज के साथ भी देख लेते हैं। वेयर क्लोज में हम कुछ इस तरीके से करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सैलरीज के बेसिस पे कर लेते हैं, वही ग्रेटर देन 24 वाली ले आते हैं, है ना। तो एसक्यूएल क्वेरी हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी ग्रेटर देन 24,000, लिमिट 2 कर देंगे और ऑर्डर बाय भी कर देते हैं साथ में, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर देते हैं। तो ये इस तरीके की क्वेरी बनेगी। मैंने किया गो, तो डेटा आया कि नहीं आया, लिमिट 2 पे एरर बता रहा है। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी ग्रेटर देन 24, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग क्या होता है, ऑर्डर बाय कॉलम नेम तो बताओ, सैलरी, है ना, लिमिट 2। तो देखो आ गया ना 2 रिकॉर्ड, आईडी 2 पहले फिर बाद में 1।
तो 2 ही रिकॉर्ड मिले उसको चॉइस से ज़्यादा की, तो वो दोनों आ गए और हमारे सामने दिख रहे हैं। ठीक है, ब्राउज पे जाके देख लेते हैं। 24,000 से ज़्यादा 2 थे, 3 थे, बट आए कितने? 2। क्यों आए 2? क्योंकि हमने लिमिट 2 की लगा दी थी ना और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आए थे। अच्छा, लिमिट के अंदर हम एक और वेरिएंट यूज़ कर सकते हैं, वो देखते हैं। मैंने क्वेरी लिखी यही वाली और मैं सारे वेयर क्लोज वगैरह हटा देता हूँ बिकॉज मुझे सिर्फ और सिर्फ लिमिट का वेरिएंट बताना है। वेयर वगैरह तुम लगा सकते हो। मैं लिमिट के अंदर डायरेक्ट 2 ना पास करके मैं करूँगा 0,2। ठीक है, 0,2 किया मैंने, तो ये डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही लाएगा। मैंने किया 0,2, तो 1 और 2 आ रहा है, राइट। कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं फिर से एसक्यूएल पे जाता हूँ। अभी देखना एम्प्लॉय आईडी 1 और 2 आ रहा है। अब चेंज देखना क्या आता है। मैंने एसक्यूएल पे क्लिक किया और सॉरी कमेंट, अब मैं 0 को क्या कर दूंगा 1 और लिमिट में रखूँगा। बाद वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो 2 ही रख रहा हूँ। पहला आर्ग्यूमेंट 1, सेकंड आर्ग्यूमेंट 2। मैंने किया गो पे क्लिक, तो देखो इस बार एम्प्लॉय आईडी 2 से आ रहा है और सेकंड वाला रिकॉर्ड 3 है। मतलब ये कि जो वो पहला आर्ग्यूमेंट था लिमिट के अंदर 1,2, तो 1 वाला जो वैल्यू है, 1 वाला आर्ग्यूमेंट है, वो क्या कह रहा है कि भाई उस रो के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं 4, 5, 10, 20 जितने भी, तुम्हें कहाँ से डेटा लेके आना है? 1 नंबर से लेके आना है। मतलब फर्स्ट वाली रो को स्किप कर देना है और उसके बाद से डेटा लेके आना है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वो ID 1 वाली टेबल रो स्किप हो रही थी और 2 नंबर से स्टार हो रहा था। अगर मैं 2 कर दूंगा तो वो 2 रोज़ को स्किप कर देगा। देखना, देखो इस बार कहाँ से आया? 3 और 4 से। उसी तरीके से अगर मैं 3 कर दूंगा तो वो कितनी रोज़ को स्किप कर देगा? स्टार्ट वाले को, 1, 2, 3 को, और आगे कितने लेके आ जाएगा? बाकी के जितने भी होंगे 4। अभी एक ही रिकॉर्ड बचा तो वो सारे आ गए, राइट। उसी तरीके से मान लो यहाँ पे मैं अगर 0 कर दूंगा तो 0 में कुछ छोड़ेगा नहीं, वो पहले से लेके आ जाएगा, राइट। MySQL में सब क्वेरीज क्या होती हैं और किस तरीके से हम वो लिख सकते हैं, वो अब हम देखते हैं। सब क्वेरीज का सिंपल सा मतलब ये कि एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी को यूज़ करना। आई एम 100% श्योर इतने से समझ में नहीं आया होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, मान लेते हैं ये जो एम्प्लॉयज़ टेबल है, इसमें हमारे सामने एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। एज ए मैनेजर मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक एवरेज आर्ली पे कितना पे हो रहा है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, और हर एक एम्प्लॉय का आर्ली रेट कितना है, मतलब आर्ली पे कितना हो रहा है वो भी मुझे देखना है। मतलब कंपेयर करना है आर्ली पे को एवरेज आर्ली पे से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे जाहिर सी बात है एवरेज आर्ली पे निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने क्वेरी बना के रखी है, सेलेक्ट एवरेज आर्ली पे फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो मैं इसको गो पे क्लिक करके देख लेता हूँ। तो आर्ली पे वैसे तो आ रहा है 49.75। ठीक है, बट एज ए मैनेजर मेरे को पता नहीं चल रहा ना कि किस एम्प्लॉय का कितना सैलरी है और कितना एवरेज पे था, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार के लिए कॉपी करके मैंने वापस कर दिया पेस्ट। अब मैं क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट फर्स्ट नेम और आर्ली पे फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इससे तो ऊपर वाली क्वेरी से क्या होगा, ऊपर वाली क्वेरी से तो ये होगा, हाँ भाई नेम फर्स्ट नेम आ गया और आर्ली पे भी आ गया, बट एवरेज आर्ली पे को मैंने कंपेयर कहाँ किया, वो भी तो मुझे करना था ना। एज ए यूज़र मुझे देखना था वो, तो वो अब देख लेते हैं। वापस एसक्यूएल पे जाता हूँ और मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे पार्ट को, एवरेज वाले पार्ट को कट करूँगा और आर्ली पे के साथ कंटिन्यू में चलने दूंगा विद कॉमा सेपरेटेड और एक ब्रैकेट के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, और इसको एक एज एलियास बना दूंगा एवरेज पे। एक इस पूरे की पूरी क्वेरी का मैंने एक एलियास बना दिया है, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे हमें एक ही कॉलम एक ही वैल्यू रिटर्न करके देगा, राइट। और इसका मैंने एक एलियास बना लिया एवरेज पे। अब मैंने गो पे क्लिक किया तो देखो क्या रिटर्न होकर आया, फर्स्ट नेम आर्ली पे, हर एक एम्प्लॉय का नाम, उसका आर्ली पे, और ये पूरे के पूरी टेबल का एक जो एवरेज पे हमने निकाला वो आ गया। ठीक है, अब मेरे सामने एक रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वही एम्प्लॉय देखने हैं जिनका जो आर्ली पे है वो एवरेज पे से ज़्यादा जा रहा हो। ठीक है, तो मैंने इस क्वेरी को कर लिया है कॉपी पूरे को। वापस आता हूँ मैं एसक्यूएल पे, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो पार्ट, ये क्वेरी जो हमने लिखी थी सब क्वेरी, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ से कट करके कर दिया डिलीट और ये एवरेज पे को भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बिकॉज अब ये क्वेरी मुझे कहाँ यूज़ करनी है, वेयर क्लोज में यूज़ करनी है। वेयर आर्ली पे ग्रेटर देन हो किसके, एवरेज पे के। तो इसको मैं वापस किस में डाल दूंगा, एक ब्रैकेट में डाल दूंगा ना, ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम आर्ली पे फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर आर्ली पे ग्रेटर देन हो एवरेज पे के, पूरे के पूरी टेबल के, राइट। इसको करते हैं हिट, गो पे मैंने क्लिक किया तो देखो 4 रोज आ रही हैं, जतिन, रानी, रिजवान एंड जैक। क्यों आ रही है, क्योंकि इनका जो आर्ली पे है वो 49.75 से ज़्यादा है, राइट।
ब्राउज पे क्लिक करके बाकी के रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। बाकी दो कौन से बचे, एक तो 47 वाला बचा और एक 45 वाला बचा। चलो एक और सब क्वेरी का एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास पेमेंट्स टेबल है, इसके अंदर एक कॉलम है STD ID जो कि स्टूडेंट आईडी है। हम एक क्वेरी लिखते हैं और वो सारी स्टूडेंट आईडी गेट करते हैं जो कि नल ना हो इस टेबल में, पेमेंट्स टेबल में, ठीक है। तो SQL क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम पेमेंट्स, नो, सेलेक्ट STD ID फ्रॉम पेमेंट्स वेयर STD ID इज नॉट नल, नॉट नल, ठीक है। स्मॉल में भी लिख देते तो चल जाता। सेलेक्ट STD ID फ्रॉम पेमेंट वेयर STD ID इज नॉट नल। मैंने किया गो पे क्लिक तो देखो कितनी रोज आ गई, सॉरी तीन रोज आई। तीनों के अंदर क्या क्या है, 3 3 5। अब ये 3 3 डुप्लीकेट हो रहा है तो इसको भी हम मैनेज करेंगे, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, राइट। तो डुप्लीकेट को स्किप करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट क्या करता है, डिस्टिंक्ट करके चाहो तो ब्रैकेट लगा दो। डिस्टिंक्ट बेसिकली क्या करता है, जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं उनको अवॉइड कर देता है। तो वो पर्टिकुलर एक तरीके से कह सकते हैं 3 2 बार आ रहा था उसको एक ही बार रिटर्न करेगा। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट STD ID फ्रॉम पेमेंट वेयर STD ID इज नॉट नल। तो हमारे पास 2 रोज आ रही है। मैं इस क्वेरी को कर लूँगा दोबारा कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार के लिए कर देता हूँ पेस्ट। अब हमारे पास एक सिचुएशन है कि हम स्टूडेंट्स टेबल से वो सारे स्टूडेंट्स का नाम लाना चाहते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ पेमेंट किया हो, ठीक है। समझ गए मेरा पॉइंट। तो क्वेरी क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टूडेंट फुल नेम था यार, मुझे याद भी नहीं, मैं को एक बार जाके देखना पड़ेगा। इस क्वेरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कैंसिल करते हैं, ओके कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। MyDB स्टूडेंट्स, कॉलम का नेम क्या है, स्टूडेंट नेम ही है, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। अब सिंपल सी क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये तो सिंपल सा था। फिर वेयर क्लोज लगाएंगे, वेयर स्टूडेंट ID इन हो किसके, इस पूरी की पूरी सब क्वेरी के। बस इतना ही लिखना। अभी थोड़ी देर पहले इन देखा था ना, वही पार्ट है। मैंने किया गो पे क्लिक तो देखो क्या आया, जॉनी एंड जॉय। मीन्स ये कि जॉनी और जॉय ने कुछ ना कुछ पेमेंट किया। जाके कंफर्म करते हैं, देख लेते हैं। तो जॉनी की आईडी कितनी है, सॉरी जॉन की आईडी कितनी थी 3 और जॉय की आईडी कितनी थी 5। तो जाहिर सी बात है 3 और 5 का कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए पेमेंट्स में, राइट। तो जाके देखते हैं ये पेमेंट्स टेबल। तो 3 का भी 2 रिकॉर्ड है और 5 का भी 1 रिकॉर्ड है। तो हमारा जो सब क्वेरी थी वो परफेक्टली चल चुकी थी। अब हम यूज करते हैं MySQL यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, जो भी सेलेक्ट क्वेरीज हमने लिखी अभी तक, तो ये कह सकते हैं कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा सेलेक्ट क्वेरीज को कंबाइन करने का काम क्या करता है, यूनियन ऑपरेटर करता है, ठीक है। प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी तुमको समझ में आएगा। आई नो मैंने एक नया कॉलम बनाया एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर, सिटी नेम। ये सिटी नेम के अंदर मैंने कुछ सिटीज़ पास कर दी है, दिल्ली, जयपुर, मुंबई वगैरह। और ये सेम सिटी नेम का कॉलम हमें कहाँ दिखेगा, एक दिखेगा स्टूडेंट्स टेबल के अंदर, ये रहा सिटी नेम, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, एक SQL स्टेटमेंट लिखूँगा और दोनों टेबल्स के लिए स्टेटमेंट लिखूँगा जहाँ पर मैं सिटी नेम गेट करूँगा और दोनों का यूनियन कर दूँगा, ठीक है। बट उससे पहले एक रूल समझ लो, 2-3 रूल है बेसिकली। और वो ये कि यूनियन के लिए ये मस्ट है कि जो भी तुम SQL स्टेटमेंट लिख रहे हो उसमें डेटा टाइप और जो कॉलम का नाम है वो सेम होना चाहिए। जो 2 टेबल्स के बीच में यूनियन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर कॉलम्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। चलो इसको करके ही देखते हैं, तभी आई बिलीव तुमको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स कर देता हूँ एक बार के लिए, बस इतना ही करता हूँ, ठीक है। और एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़। 2 स्टेटमेंट लिखे मैंने, दोनों के यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। अब जब यूनियन यूज़ करना होता है तो यूनियन हमेशा 2 क्वेरीज के बीच में होता है, बस यूनियन कीवर्ड यूज़ करना है। और जो पहली क्वेरी है उसका सेमीकोलन हमें हटा देना है। बस गो पे क्लिक करना है। जैसे ही गो पे क्लिक करोगे तो एरर आ चुकी है, नीचे जाके देखो ये क्या बोल रहा है, द यूज्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमें पता ही है एम्प्लॉयज़ के अंदर कॉलम अलग है, स्टूडेंट्स के अंदर कॉलम अलग है, राइट। तो ये पॉसिबल है नहीं, बट स्पेसिफिक कॉलम्स के लिए ज़रूर पॉसिबल है। अब मैं ये स्टार को रिप्लेस कर देता हूँ सिटी नेम से और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ में भी रिप्लेस कर देता हूँ स्टार को सिटी नेम से। अब ये काम कर जाएगा। मैंने किया गो पे क्लिक तो देखो कितने रिकॉर्ड आए, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बीकानेर एंड नल। नल किस में था, उसमें था एम्प्लॉयज़ में था आई बिलीव। एम्प्लॉयज़ के अंदर जाके देखो ये लास्ट में नल आ रहा है, राइट। और बाकी जो डुप्लीकेट थे उसको उसने ऑटोमेटिक स्किप कर दिया, एक ही बार लेके आया।
अब मैं सेम एसक्यूएल क्वेरी लिखूंगा और एक वेयर क्लोज भी लगा के दिखा देता हूँ। मुझे पता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर नल है, तो मैं इसमें यहाँ पे लिख दूंगा ना सिंपल, वेयर सिटी नेम इज़ नॉट नल। मेक श्योर वेयर ऑर्डर बाय जो भी लगाना है वो हर एक क्वेरी का अलग अलग लगाना है। दो सेपरेट क्वेरीज को लिखना है और उनके बीच में बस यूनियन को लगा देना है, ठीक है। अब मैं करता हूँ गो पे क्लिक, तो सिंपली देखो इस बार नल वाली एंट्री स्किप हो गई और बाकी के चारों रिकॉर्ड आ गए। तो यूनियन का क्या काम होता है, दो टेबल्स के बीच में एक रिलेशन बिल्ड करना, कह सकते हैं कि दोनों के टेबल्स के रिजल्ट को कंबाइन कर देना बेस्ड ऑन सर्टेन कॉलम्स। अगर हमें किसी भी टेबल का सारा डेटा डिलीट करना है, मतलब एक भी रिकॉर्ड नहीं रखना, तो उस केस में हम सिंपल सी कमांड यूज कर सकते हैं, ट्रंकेट। उसको मैं यूज करके दिखाऊंगा अभी, बट उससे पहले एक थोड़ा सा डिफरेंट समझो। अभी जैसे ये ऑर्डर्स टेबल है, इसके अंदर मेरे पास दो रिकॉर्ड है, 1 और 2। मैं क्या करता हूँ, सिंपली ड्रॉप कर देता हूँ, है ना, ड्रॉप कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल, टेबल नेम क्या है हमारा, ऑर्डर्स, वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू 1 और ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैंने किया गो पे क्लिक, गो पे मैं क्लिक करता हूँ तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड डिलीट हो गए, ब्राउज पे जाके मैंने देखा डिलीट हो गए, राइट। अब मैं दोबारा एक नई एंट्री क्रिएट करूँगा। एसक्यूएल पे गया, मैंने एक नई एंट्री क्रिएट की, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, ऑर्डर्स, और हमारा है कॉलम अमाउंट, आई बिलीव सो। ए देख लेते हैं यार, मैं भूल जाता हूँ बार बार कॉलम्स, है ना। ऑर्डर अमाउंट है और टोटल, ऑर्डर नंबर और टोटल नंबर और यूज़र अमाउंट। ठीक है, ऑर्डर नंबर, टोटल अमाउंट एंड यूज़र आईडी। वाई आई एम इन सो हरी, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, कॉलम क्या था हमारा, ऑर्डर नंबर, दूसरा था टोटल अमाउंट और तीसरा था यूज़र आईडी। यूज़र आईडी स्किप भी कर सकते थे क्योंकि हमने वैसे भी ट्रंकेट तो हटा दिया, सॉरी फॉरेन की वाला जो कांस्टेंट था वो तो हटा दिया। कुछ भी रैंडम नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे भी कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉमा हटाना पड़ेगा और मैंने किया गो पे क्लिक। ब्राउज पे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ऑर्डर आईडी क्या आया, 3 आया। तो अगर हम टेबल का सारा डेटा सेलेक्ट करके या फिर क्वेरीज के थ्रू डिलीट करेंगे और नई एंट्री जब क्रिएट करेंगे ना, तो प्राइमरी की हमेशा वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से लास्ट रिकॉर्ड डिलीट हुआ था। ठीक है, जैसे इस केस में 2 ही रिकॉर्ड थे डिलीट हुए, 1 और 2 वाला, तो लास्ट रिकॉर्ड 2 था, तो नई प्राइमरी की क्या बनेगी, 3 ही बनेगी, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसी डेटा को ट्रंकेट के थ्रू डिलीट करके दिखाता हूँ। ट्रंकेट जो हमारी कमांड होती है, ट्रंकेट देन टेबल नेम, बस इतनी सी कमांड है, ट्रंकेट टेबल नेम। और गो पे मैंने क्लिक किया, क्लीन, टेबल हमारी क्लीन हो चुकी है। ऑर्डर्स पे जाके देख लेते हैं, कुछ भी डेटा नहीं है। अब मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ फिर से, आई बिलीव मैंने कॉपी किया होगा, नहीं किया कोई बात नहीं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या, ऑर्डर्स, और कॉलम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला तो था ऑर्डर नंबर, फिर था टोटल अमाउंट और फिर था यूज़र आईडी, फिर आएगी वैल्यूज़ के अंदर कुछ भी जाने देते हैं, रैंडम नंबर। ठीक है, और अब मैं करता हूँ गो पे क्लिक। जैसे ही मैंने गो पे क्लिक किया तो आईडी क्रिएट हो गई होगी। ब्राउज पे क्लिक किया तो देखो ऑर्डर आईडी क्या है, इस बार 1। तो ये डिफरेंस होता है ट्रंकेट और डेटा को क्वेरीज के थ्रू डिलीट करने पे। ट्रंकेट जब भी हम करते हैं तो एक तरह से वो टेबल का पूरा एक तरीके से वो टेबल रीसेट हो जाती है। जब हम उसमें दोबारा डेटा एंटर करेंगे तो प्राइमरी की हमेशा 1 से स्टोर होगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर हमारी माई सिक्वल के बेसिक जो कॉन्सेप्ट वो कंप्लीट होते हैं। आई बिलीव समझ में आए होंगे, मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। अब हम वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस पे पहुंच चुके हैं। हमने PHP भी देख लिया है, हमने माई सिक्वल भी देख लिया। आई बिलीव सो यू आर वॉचिंग द प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल। अगर नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, नीचे प्लेलिस्ट के लिंक, वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं, वो भी देख सकते हो। अब हम इस सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ेंगे और प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करेंगे।